हेलो दोस्तों, मैं लाइव इस वक़्त आ गया हूँ और आज की जो डिस्कशन है वो आपने थंबनेल पे देख ही ली है। वो हम डिस्कस करना चाहते हैं कि ये जो है, क्या इसे कहते हैं, बलूचिस्तान की जो जंग आज़ादी है, वो कहाँ जा रही है? किस क्या रुख है बलूचिस्तान की जो जंग आज़ादी है या बलूचिस्तान का जो ये उभार है, ये किस तरफ जा रहा है? महारंग बलूच बदस्तूर जेल में हैं। इसके अलावा जो है वो हम देख रहे हैं कि हेलो। जी, नमस्ते जनरल साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग सर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। अभी शुरू ही किया है और आज बहुत सारे सवालात हैं जो अब लोग उठा रहे हैं और बहुत सारे सवालात हैं बलूचिस्तान की तहरीक आज़ादी की इस वक्त की सूरत हाल को लेकर जो जहनों में उभर भी रहे हैं। एक तो हम देखते हैं कि डॉक्टर मारंग बलोच अभी तक जेल में हैं और उनकी रिहाई जो है उसका कुछ पता नहीं चल रहा। जो ये कह रहे थे, गवर्नमेंट जो कह रही, अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। आई डोंट नो व्हाट दैट मींस। शायद कल या मंडे को ये दोबारा इसके ऊपर कोई पेशरफ्त होगी। दूसरा एक्सक्यूज मी, दूसरा जो हम देख रहे हैं वो ये है कि जो सरदार मेंगल का जो धरना लखपास मस्तूम में टिका हुआ है, उस हवाले से भी जो है वो कोई वादे हमें लाया अमल या वादे उसका रुख दिखाई नहीं दे रहा कि ये कहाँ जा रही है। उनका क्या आगे का प्लान है, एक्शन प्लान क्या है। और इस दौरान डॉक्टर अला नजर बलोच जो बीएलएफ के चेयरमैन है, उनका भी एक बयान आया जिस पे बात करेंगे। लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि आप अपने तासुरात जो है उनका, अपने आइडिया का इजहार करें, ख्यालात का, कि क्या आप कैसे देख रहे हैं सारी सूरत हाल। देखो मिर्जा साहब, सच्चाई यह है कि बलूचिस्तान के अंदर अब भूचाल आया हुआ है। आर पार की लड़ाई है। जब से डॉक्टर महरांग बलूच को इन्होंने अरेस्ट किया है और उसके ऊपर टेररिज्म के चार्जेस लगाए हैं, तो अब पूरा बलूचिस्तान सड़कों पर आ गया है। और वो कहता आर पार की लड़ाई, इस पर कोई शक नहीं, क्योंकि महरांग बलूच का कोई टेररिज्म के साथ लिंक नहीं है। वो अपनी एक प्रकार जो लड़ाई लड़ रही थी, वो एक स्पेस के लिए लड़ाई लड़ रही थी, पॉलिटिकल स्पेस, लोगों के लिए ह्यूमन राइट वायलेशन के अगेंस्ट लड़ रही थी। वो एक डेमोक्रेटिक राइट्स के तौर पर लड़ी। मगर जिस प्रकार से पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने घबरा के उसको जेल में बंद किया, उसके ऊपर लगा दिए हैं सीरियस चार्जेस, उससे अब लोगों ने ये समझ लिया है कि पाकिस्तान जो की गवर्नमेंट है वो दबाना चाहती है बलूचिस्तान को। वो कोई भी हल नहीं करना चाहती। वो उनको कोई भी आने वाले समय के अंदर जिस प्रकार से उनके एक डिमांड है, उनका कोई ध्यान नहीं देने वाली। वो आपको कुचल देगी। और मुझे लगता है यही एक गेम चेंजर हुआ और ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने सबसे बड़ी भूल की, जब महरान बलूच के ऊपर वायलेंस यूज करके, उसको गायब करके, उसको जेल में डाल के। और अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी तो कर ही रही है जो कर रही थी, क्योंकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की भी क्या हुआ है, जो 4 ग्रुप थे बलूचिस्तान लिबरेशन के, फ्रंट था, उसके बाद 2 और थे, ये सब मिलके बीएलए के फ्लैगशिप के अंडर आ गए। और इनका भी क्या हो गया है, ऑपरेशनल तालमेल हो गया है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। इनकी आपस के अंदर जो सोच विचार वो बहुत अलग है, मगर ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहते हैं एनमीज एनमीज माय फ्रेंड। तो ये दोनों मिल गए हैं। इनकी बेसिक, हाँ, कुछ ईरान में भी है, कुछ अफगानिस्तान में है। तो इससे इनका मिलाप वहाँ से भी है और ऑपरेशन मिलाप भी है। तो टीटीपी बलूचिस्तान में मदद दे रही है बीएलए को, बीएलए मदद दे रहा है टीटीपी को खैबर पख्तूनख्वा में। इसके कारण पाकिस्तान की फौज बिल्कुल, मुझे लगता है, बैकफुट पे है। और उनको समझ नहीं आ रहा इनको अब डील कैसे करें। और जो चीनी हैं, ये भी सुनने में आया कि पहले तो कि चीन ने अपनी सिक्योरिटी खुद लेके आए हैं, कुछ सिक्योरिटी गार्ड वगैरह। मगर अब ये भी सुनने में आया है कि अब उनको लग रहा है कि वो ज़्यादा देर रुक नहीं पाएंगे। बलूचिस्तान के अंदर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो उन्होंने कुछ अपने टेक्नीशियन और इंजीनियर्स को हिदायतें दी हैं कि आप छोड़ दें इस यहाँ से बलूचिस्तान को, स्पेशली ग्वादार को, क्योंकि यहाँ पर हालात
आउट ऑफ कंट्रोल जाते जा रहे हैं। तो ऐसे में ऐसा लगता है मिर्जा साहब कि वाकई बलूचिस्तान के अंदर अब आर पार की लड़ाई हो रही है। लोग अब मानने को तैयार नहीं, बीएलए बहुत सक्रिय है और अब लोगों का भी जो गुस्सा है वो जरूर, अब वो कहते हैं हम नहीं मानेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो सच्चे मन से इनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं करना चाहती। वो 14 से 15 हजार जो यूथ गायब है वो कहाँ हैं, वो जो 10 से 12 हजार के करीब जो नौजवान गायब हैं वो कहाँ हैं, इनका कोई नहीं बता सकता। ऊपर से वायलेंस यूज कर रहे हैं और महरांग बलूच को जब से इन्होंने जेल में डाला है मुझे लगता है इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है मिर्जा साहब। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये तो हम देख रहे हैं, लेकिन अभी तक ना तो डॉक्टर महरंग बलोच साहब का प्रोग्राम आज़ादी के जो फाइनल एजेंडा है उसके साथ जुड़ता हुआ हमें नजर आ रहा है, और ना ही अख्तर मेगल साहब जो है उनका हमें कोई नजर आ रहा है कि वो आज़ादी की मांग कर रहे हैं। मांग जो है वो पाकिस्तान की रियासत के अंदर रहते हुए इस्लाहात की, रिफॉर्म्स की बात है या जस्टिस की बात है। मसलन डॉक्टर महरंग बलोच का ये कहना कि जी लापता अफराद जो है उनको बाजियाब किया जाए, उनको अदालतों में पेश किया जाए और लोगों को उठाना बंद किया जाए, लोगों के ऊपर जो ये जुल्म हो रहा है, उनके घरों पे छापे मारे जाते हैं, स्टूडेंट्स उठाए जाते हैं, इंटेलेक्चुअल्स उठाए जाते हैं, डॉक्टर्स उठाए जाते हैं, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। वो एड्रेस कर रही हैं पाकिस्तान को, वो एड्रेस कर रही हैं पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक फोर्सेस को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की जुडिशरी, वो उनको एड्रेस कर रही हैं। और वो चाहती हैं कि पाकिस्तान का जो आइन है और जो जुडिशल उसका फ्रेमवर्क है उसके अंदर रहते हुए जदोजहद को जारी रखा जाए। और बार बार वो जेल से ये पैगाम दे रही हैं कि आप लोग पुरअमन रहें, नॉन वायलेंट रहें, पीसफुल प्रोटेस्ट जारी रखें, लेकिन उनकी तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया जिससे ये महसूस हो कि वो बलूचिस्तान की आज़ादी के एजेंडे को आगे लेके जाना चाहती हैं। जब मैं लोगों से बात करता हूं तो वो कहते हैं जी वो इसलिए आज़ादी का ऐलान नहीं करती या इसलिए वो आज़ादी का एजेंडा नहीं बताती क्योंकि इस तरह बहुत बड़ा क्रैकडाउन हो जाएगा। तो मेरा ये सवाल है, क्रैकडाउन तो ऑलरेडी हो रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि डॉक्टर महरंग बलोच की पॉलिटिक्स जो है वो पाकिस्तान के फ्रेमवर्क में रहते हुए रिफॉर्म्स और जस्टिस की तहरीक है या वो आज़ादी की तहरीक? देखो ये बात में बहुत ही आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा। ऐसे तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, डॉक्टर महरंग बलूच ने अभी तक जो भी डिमांड की थी वो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन की थी, मगर पाकिस्तान उससे डरा हुआ है। पाकिस्तान ने उसको जेल में डाला है और उसके ऊपर जो चार्जेस लगाए हैं वो एंटी टेररिज्म के लगाए हैं, टेररिज्म के ऊपर वाले हैं। वो कहते हैं कि जो जिस प्रकार से ये आपका जाफर एक्सप्रेस को भी हाईजैक किया था, जो एक एक्शन किया था बीएलए ने, इसकी भी खबर उसको थी। कहने का मतलब है उसको कोई स्पेस नहीं दे रहे। वो चाहती थी कि विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बलूचिस्तान के लोगों को डेमोक्रेटिक राइट्स मिले, ह्यूमन राइट वायलेशन ना हो, लोगों को वापस जहां पर जेलों में डाला उसको छोड़ा जाए, यूथ करे। मगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट घबराई हुई है और उसको जेल में डाल दिया। अब हो क्या रहा है, उसका असर उल्टा हो रहा है। अभी लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो कभी भी सच्चे मन से नहीं करना चाहती और पाकिस्तान की जो फौज है वो हमें कुचलना चाहती। तो जो बीएलए जो कह रहा है कि पाकिस्तान का साथ रह ही नहीं सकते बलूचिस्तान के लोग, हमें आजादी चाहिए, वो आवाज अब जोर पकड़ रही है। वो आवाज जोर इसलिए पकड़ रही है कि ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर अगर विद इन बलूचिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपने एक प्रकार से लिवरेज देना, रिलैक्सेशन देना और इनको एडजस्ट करना, वो तो फिर वो कर सकते थे 77 साल, उन्होंने तो किया नहीं। तो वो चाहते ही नहीं, वो ह्यूमन राइट वायलेशन करते हैं, लोगों को दबाना चाहते हैं। इसके जो जितने भी रिसोर्सेज उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। आप देखो कोबाल्ट, जिंक, कॉपर, गैस, ऑयल, वो यूज कहाँ हो रही है? बलूचिस्तान में तो यूज हो नहीं रही, वो तो पंजाब में हो रही है या चीन में जा रही है। वो कहते हैं ना कि सबसे बड़ा प्रोविंस है और सबसे ज्यादा रिच है मगर फिर भी सबसे गरीब है। इनकी पर कैपिटा इनका दूसरे प्रांतों के मुकाबले में 1/3 है।
और जो अनएम्प्लॉयमेंट भी 20% ज्यादा है बाकी इलाका पाकिस्तान। तो ये सच्चाई है जहां आप इशारा कर रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि वो जो डॉक्टर महरांग बलूच जिस वादे से उन्होंने सोचा था कि हम अपने को एक प्रकार स्पेस मिलेगी पाकिस्तान के विद इन कॉन्स्टिट्यूशन, हमें राइट्स मिलेंगे, ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं होगी लोगों को, वो नहीं होने वाला। अब लोगों ने ये सोच लिया है हम पाकिस्तान के अंदर नहीं रहना चाहते। स्पेशली जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, जो उसका नारा है, मुझे लगता है वो जोर पकड़ता जा रहा है। और डॉक्टर महरंग बलूच खुद उसके ऊपर टेररिज्म के चार्जेस लगा के उसको जेल में डाला हुआ है। तो मुझे लगता है धीरे धीरे जो आज़ादी की तरफ अब पूरे बलूचिस्तान के लोगों का मूड बनता जा रहा है। मिर्जा साहब, मूड तो बन रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि आज आप जिससे भी बात करें बलूचिस्तान में बच्चा बच्चा ये कहता है कि हमें आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए। लेकिन अगर एक इस वक्त जो लोग हैं बलूचिस्तान, देखा जाए एक बहुत बड़ा हिस्सा डॉक्टर कह रहे हैं ये सरदार मेंगल के साथ लॉन्ग मार्च में है। एक दूसरा बहुत बड़ा हिस्सा जो है, बहुत ही बड़ा हिस्सा, वो बलोच यकजहती कमेटी के साथ जुड़ा हुआ है उनके कैंपेन में। तो वो वेट भी कर रहे कि वहां से कोई उनको गाइडेंस मिले। मतलब है अब अख्तर मेंगल ने जब लॉन्ग मार्च की कॉल दी तो लोग उसमें शामिल हुए ना, क्योंकि उन्होंने एक एम दिया कि हम कोयटा जा रहे हैं, वहां पे जाके बैठेंगे, धरना देंगे, ईद भी मनाएंगे और वहां पे हम डॉक्टर महरंग बलूच और बाकियों के जो गिरफ्तार हैं उनकी रिहाई का भी मुतालबा करेंगे। लेकिन उनको नहीं जाने दिया और वो बैठे हुए हैं वहां पे। फिर उन्होंने ऐलान किया था 6 तारीख को हम रवाना होंगे, 6 को भी नहीं होने दिया और ये लोग वहां बैठे हैं। तो क्या ये इस तरह से बैठने से और कोई वाज़ेह लाएअमल की कमी की वजह से आप ये समझते हैं कि ये तहरीक जो है आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगी मूवमेंट जनरल में? मुझे लगता है मिर्जा साहब उल्टा होगा। इसको मुझे अच्छा, लगता है दबाने की कोशिश की जाएगी और उससे क्या होगा, ये मूवमेंट जो है और ज्यादा वायलेंट होगी। अभी तक ये वायलेंट है नहीं, ये पीसफुली एक प्रोटेस्ट कर रहे थे, इन्होंने कोई वायलेंस नहीं दिखाया। मगर जिस प्रकार से इनके ऊपर वायलेंस इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस प्रकार से डॉक्टर महरांग बलूच को इन्होंने जेल में डाल दिया है और जिस प्रकार से बीएलए भी अब सक्रिय हो रही है, अब मुझे लगता है जितना ये दबाने की कोशिश करेंगे उतने जोरों से ये अब एक प्रकार से उभरेंगे। और मुझे लगता है अब ये पाकिस्तान इसको रोक नहीं पाएगा और इस मूवमेंट में तेजी आ रही है, ना कि कमी आ रही है। अगर आप देखें जब से 6 महीने से हर रोज इसमें तूफान बढ़ता जा रहा है। इसके अंदर बीएलए भी बहुत सक्रिय हो रही है, जिस प्रकार से हमले कर रही है। ऊपर से जो डॉक्टर महरंग बलूच वाला जिस प्रकार से वो आई थी, अब जो दूसरे उसके साथियों ने टेक ओवर कर लिया है, उसको पाकिस्तान की गवर्नमेंट दबाना चाहती है, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट डरी हुई है, घबराई हुई है, मगर दब नहीं पाएगी। अब ये सिचुएशन जो है आउट ऑफ कंट्रोल होगी, इनके बस की नहीं होगी। ये इसके ऊपर वायलेंस यूज करेंगे और वायलेंस उल्टा इम्पैक्ट करेगा। उसके कारण फिर बलूचिस्तान जिस प्रकार से लोगों ने मन बना लिया है, जिस प्रकार से बीएलए अब हमले कर रही है, तो मुझे लगता नहीं कि अब ये सिचुएशन संभलेगी। हाँ, 4 बार इंसर्जेंसी पहले हुई है 1948 के बाद और कहीं ना कहीं अंत में इन्होंने इसको दबा दिया है, मगर अब की बार कुछ डिफरेंट लग रहा है। अब की बार ऐसा लगता है कि अब लोग मानेंगे नहीं और स्पेशली बीएलए जो है वो बिल्कुल नहीं मानने वाली। और अब ये जैसे एक मिडोकर जो एक प्रकार जो शांति चाहते थे, जैसे डॉक्टर महरंग बलूच जिसके साथ किस प्रकार का बर्ताव कर रही है पाकिस्तान की गवर्नमेंट, उसके कारण भी लोगों के अंदर बहुत आक्रोश है। वो कहते हैं कि डॉक्टर बलूच जो शांति चाहती थी विद इन द फ्रेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, देखो उसके अगेंस्ट क्या ब्रूटलिटी करके उसको गायब किया, पता नहीं कहाँ पर है, किस हालात में है। तो मुझे लगता नहीं कि अब ये बात दबेगी, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसको काबू नहीं कर पाएगी। मिर्जा साहब, पाकिस्तान की गवर्नमेंट काबू नहीं कर पाएगी, ये तो बिल्कुल वाज़ेह है। और बीएलए का तो मौका पहले दिन से और बीएलएफ का और बाकी अस्करी तंजीमों का यही रहा है कि वो आज़ादी चाहती हैं। सवाल ये है कि जो 22 तारीख को जब इनको गिरफ्तार किया गया महरंग जी को, उसके बाद से 28 तारीख तक 100 हमले बीएलए और बीएलएफ कर चुकी है।
बलूचिस्तान में, जिसमें से 27 और 28 को सिर्फ जो हमले हुए हैं वो 88 है और बड़े हमले हैं। लेकिन उस वक्त हम देखते हैं कि शहरों में कोई अपराइजिंग नहीं हुई। अगर आप समझते हो उस वक्त शहरों में अपराइजिंग हो जाती, आर्म बैरिकेड स्टूडेंट्स लगा लेते, सिविल सोसाइटी वहां पे बाहर निकल आती, तो बलूचिस्तान की आजादी जो है वो बिल्कुल दहलीज पार हो जाती। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक बोला, क्योंकि बीएलए ने तो अपना काम कर दिया। जब से डॉक्टर महरूम बलूच को 22 से 28 के बीच के अंदर देखें आप कितने हमले हुए हैं, और ऐसे में मुझे लगता है कि अगर लोग भी आ जाएं, अर्बन एरिया में भी आ जाएं, तो फिर इसका इम्पैक्ट 3 गुना ज़्यादा होना था। मगर मुझे लगता नहीं कि मिर्जा साहब इसकी हमें ज़्यादा फिक्र करके होगा, क्योंकि अब वो लोग जो हैं धीरे धीरे जो लोग शांति पर थे, जो चाहते थे विद इन कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी मन बदल गए। उनको लगता है कि पाकिस्तान उनको कभी भी वो दर्जा नहीं देगा जिस प्रकार से दूसरे प्रोविंस को दिया हुआ है। इनको हरदम सेकंड क्लास सिटीजन ही मानेगा। वो कभी पाकिस्तान में रह के खुश नहीं रह सकते। वो पाकिस्तान से अलग होके ही उनका एक प्रकार से काम हो सकता है। इसलिए उनको धीरे धीरे जो पॉपुलेशन का मन भी चेंज हो रहा है, और वो जो बीएलए कह रहा है उसकी तरफ उनका अब लगता है कि मन जा रहा है, कि जो बीएलए कह रहा है कि आपको हर बार ये मूर्ख बनाते हैं। आपके जो एक प्रकार जिस प्रकार से आप सड़कों पर आते हैं आपको कुचल दिया जाता है, आप दोबारा चले जाते हैं और फिर आपकी 5 साल 6 साल पीछे आ जाते हैं, और ग्राउंड पे कोई चेंज नहीं होता। बलूचिस्तान वहीं का वहीं रहता है, वही एट्रोसिटीज, वही ह्यूमन राइट वायलेशन चलती हैं। मगर इस बार वो कहते हैं हम मानने वाले नहीं हैं, हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। तो अब जो आपको फैंस सीटर थे, जो फैंस सीटर थे बलूचिस्तान में, वो भी अब बीएलए की तरफ आ रहे हैं। वो भी कह रहे हैं हमें भी फ्रीडम चाहिए। मुझे लगता है ये एक फर्क जो आ रहा है, ये गेम चेंजर होगा, कि अब धीरे धीरे लोग कह रहे हैं कि जो महरान बलूच जैसी एक शांति पर जो कि विद इन द फ्रेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चाहती थी, उसको इन्होंने दबा दिया है, दबोच दिया है, जेल में डाल दिया है। इसका मतलब ये सीरियस नहीं है। ये कभी भी बलूचिस्तान को वो दर्जा नहीं देंगे जो कि पंजाब को है या सिंध को है। तो इसको एक ही तरीका है, क्योंकि पाकिस्तान ने इसको जबरदस्ती 1948 में अपने साथ मिलाया था। बलूचिस्तान कभी पाकिस्तान का हिस्सा था ही नहीं। तो मुझे लगता है कि उसको मद्देनजर रखते अब धीरे धीरे लोगों का मन चेंज हो रहा है। वो जो फैंस सीटर थे वो भी अब कह रहे हैं हमें आज़ादी चाहिए। मुझे लगता है ये जो फर्क है, ये फर्क पहले जब इंसर्जेंसी हुई थी वो नहीं हुआ था। इस बार जो ये फर्क है वो दूसरा एक सबसे बड़ा फर्क है, बीएलए जो कहती है वो करके दिखाती है। उसके हमले जो हैं वो बहुत सटीक है। जिस प्रकार से उन्होंने जफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया, वर्ल्ड के अंदर एक ऐसा हाईजैकिंग और इतना बड़ा टेररिस्ट ऑपरेशन नहीं हुआ। वो हम तो उसको फ्रीडम फाइटर बोलते हैं, वाकई वो अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। ऐसा उन्होंने करके दिखा दिया कि उनकी काबिलियत और क्षमता क्या है। पाकिस्तान की फौज उससे खौफ खाती है, डरती है, और 214 से ज़्यादा उन्होंने पाकिस्तानी की सैनिकों को मार दिया जैसे वो कह रहे हैं। और इसी प्रकार 2 दिन के बाद उन्होंने जो सुसाइड अटैक किया, जिसमें एक प्रकार 80-90 के करीब जवानों को मार दिया। तो इसको क्या दिखला रहा है कि बीएलए के काबिलियत और क्षमता धीरे बढ़ती जा रही है, उनकी ताकत बढ़ती जा रही है, उनकी सोच और पैनी हो रही है। और ऐसे में जो लोग फैंस सीटर थे वो भी अब बीएलए की तरफ झुकाव में आ रही हैं। ये बदलाव जो है ये गेम चेंजर होगा। ये आने वाले टाइम में मुझे लगता है ये पूरा माहौल चेंज कर दिया इसने बलूचिस्तान का। मिर्जा साहब, तो अब इसमें एक चीज और हम देख रहे हैं, और वो ये है कि डॉक्टर महरान बलोच का नाम आया है नोबेल पीस प्राइज के लिए। लिस्ट जो होती है ना, अभी उसको शॉर्ट लिस्ट होगी, अभी नाम नॉमिनेट नहीं हुई वो, लेकिन उनका नाम आया है। क्या आप समझते हैं कि महरान बलोच साहिबा जो बार बार पुरअमन रहने की तलकीन कर रही है जेल में बैठ के भी, तो वो ये समझती हैं कि अगर उन्होंने आजादी का नारा लगा दिया जेल से, या ये मैसेज दे दिया कि इनफ इज इनफ, हमने पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, तो इससे उनके नोबेल प्राइज नॉमिनेशन पे कोई फर्क पड़ सकता है? क्या आप समझते हैं उनके ज़हन में उनके सवाल उठ रहे होंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल होंगे, इसमें तो कोई शक नहीं। आप ठीक कह रहे हो कि अभी तक उन्होंने जो भी किया है
विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन किया है, और एक वो पीस का मसीहा बन के उभरी हैं। वो चाहती शांति पैदा हो, मगर अब मुझे लगता है उनके बस की बात रही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो सब कुछ वो करके देख लिया जो कर सकती थी। अब उनको ही जेल में डाल दिया, टेररिज्म के उसके ऊपर चार्जेस लगा दिए। अब मुझे लगता नहीं कि अब उनका जो सबर की भी एक प्रकार से सिचुएशन खत्म होती जा रही है। क्या वो करेंगे नहीं करेंगे तो समय बताएगा। हाँ, अगर ऐसा करती हैं तो उसको जो नोबेल प्राइज के लिए एक प्रकार नॉमिनेशन किया गया है अभी, उसमें फर्क पड़ सकता है, ये कोई नहीं। पर क्या वो इस चीज की परवाह करेंगी? उनको तो अब देश अपने बलूचिस्तान से ज्यादा मोहब्बत है, प्यार है। वो चाहती थी लोगों की का फायदा हो, मगर जैसे उसने सोचा था वैसा तो हो नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान तो कभी चाहता ही नहीं बलूचिस्तान के लोगों को एक प्रकार वो ह्यूमन राइट्स देना जो कि पंजाब के लोगों को दे रहे हैं। तो ऐसे में बलूचिस्तान के लोगों के पास कोई और चारा नहीं है कि उनका एक ही है कि फ्रीडम, और वो ही जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और जो बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट जो कह रही। तो ये आपकी बात में दम है, ये इसके सवाल उनके बिल्कुल जहन में उठ रहे होंगे, मगर वो क्या सोचेंगे वो समय बताएगा। मगर ये सच्चाई है कि आज की तारीख में वाकई हालात बलूचिस्तान में हर रोज ज्यादा खराब होते जा रहे हैं, और ऐसा लगता है कि वहाँ के हालात पाकिस्तान की गवर्नमेंट से बेकाबू हो रहे हैं। उस हालात खैबर पख्तूनख्वा से भी ज्यादा खराब होते जा रहे हैं बलूचिस्तान में। जिस प्रकार से चारों तरफ से खबरें आ रही हैं कि केस पर BLA के जो अटैक हैं वो बहुत सटीक हैं, बहुत पावरफुल है, और बहुत कैजुअलिटी हो रही है पाकिस्तान की फौज की। मिर्जा साहब, कैजुअलिटी तो हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि अब इसका मतलब आपकी गुफ्तगू का मैं ये लेता हूं कि हालात जो है वो लीडरशिप को मजबूर करेंगे कि वो आजादी की तरफ जाएं, चाहे वो चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। वो ये उनकी कोशिश है कि वो उस तरफ जाएं। एक सेकंड मुझे दें, मैं ये जो है ना करना चाह रहा हूं कि किसी को मैसेज, तो इसमें अब जो एक बहुत बड़ा जो सवाल हमें नजर आता है वो ये है कि डॉक्टर बार बार कहता हूं, ये क्या नाम है इसका, सरदार अख्तर मेंगल साहब, ये इनका क्या रोल है? और कई लोग ये कहते हैं कि ये रियासत के हैं नुमाइंदे, और रियासत ने इनको उतारा है मैदान में बलोच यकजहती कमेटी की पोजीशन को कमजोर करने के लिए, और उनसे जो है वो लीडरशिप को थोड़ा डाइल्यूट करके तो इस तरफ लाने की, और थकाने के लिए इनको बिठाया गया है। और बार बार जो लोग आते हैं इनको मिलते हैं, तो वो गवर्नमेंट भी टाइम को लंबा कर रही है ताकि ये मूवमेंट थके, और ये जो इस वक्त जो स्पाइक आई है ये कम हो जाए। खत्म तो नहीं होगी, लेकिन स्पाइक कम हो जाए ताकि वो कंट्रोल ज्यादा से ज्यादा कर सके इस सिचुएशन को। कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है ऐसे ही है। हो सकता है पाकिस्तान गवर्नमेंट की चाल हो, और वो एक प्रकार पैरेलल में करके जो असली मुद्दे से इसको हटा के, और किसी तरीके से इस जो अभी चली हुई है बलूचिस्तान के लिए फ्रीडम स्ट्रगल, उसको कमज़ोर करना, उसको डिवाइड करना, उसको एक प्रकार के बांट लेना। और ये हो सकती है गवर्नमेंट की सोची समझी साजिश हो, और वो चाहते हैं कि जब आप डिवाइड कर देते हो, लीडरशिप के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर देते हो, तो फिर क्या होता है, लोगों का एक प्रकार से मन भी हट जाता है, और उनका एम भी डिवाइड हो जाता है, और एक कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है नॉर्मल बंदे में। तो मुझे लगता है ये सोची समझी साजिश हो सकती है पाकिस्तान की। ISI इसमें करने में माहिर है, ये पहली बार नहीं है, ये बहुत बार कर चुकी है अपने इलाकों में, और ये वाकई हो सकता है। ये नहीं कि है, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती जो आपका शक है, आपका इशारा है, इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है। मिर्जा साहब, अच्छा, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस्लामाबाद में एक फोरम हुआ मिनरल्स का,
उसमें शहबाज शरीफ ने ये ऐलान किया कि जी हम बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के जो मिनरल रिसोर्सेज है, रेयर अर्थ जो है मिनरल है, उनको हम जो है वो बेच के पाकिस्तान का कर्जा उतारेंगे। इसके ऊपर भी बड़ा बैकलैश आया है। कल गिलगित बल्तिस्तान में एक बहुत बड़ा मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में उन्होंने कहा है कि जी किसी कीमत पे भी जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज को हम बेचने नहीं देंगे। और उन्होंने जिरगा बुलाने का फैसला कर लिया, जिसमें 40 से ज्यादा गिलगित बल्तिस्तान की ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल एंड सिविल ऑर्गेनाइजेशंस, अवामी एक्शन कमेटी ने उनको बुलाया ग्रैंड जिरगे के लिए। उधर बलूचिस्तान वाले भी कह रहे हैं कि खबरदार अगर कोई यहाँ आया, लेकिन रिकॉर्डिंग पे जो सोना है वो तो खरबों का है, 200 साल तक जो है वो खत्म नहीं होता। तो ये एक नया कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया है। देखो, ये जो शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बताया, ये इनका असली एम बता दिया कि वो गिलगित पाकिस्तान और बलूचिस्तान को कैसे एक्सप्लॉइट करना चाहते। उनको कोई फर्क नहीं पता बलूचिस्तान में कितने लोग मरे या आपके गिलगित पाकिस्तान में किस प्रकार से लोग रहे। उनका एक ही मकसद है कि जो यहाँ पर रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनको आप एक्सप्लॉइट करो, और उससे जो कर्जा है, पाकिस्तान का कर्जा तो बहुत ज़्यादा 125 से 130 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हो गया अभी, और बढ़ता ही जा रहा है, तो उसको पूरा करें। अब आपने इनका माइंडसेट देख लिया कि इनके लिए बलूचिस्तान और गिलगित बाल्टिस्तान को एक्सप्लॉइटेशन के साथ रखा हुआ है, मगर अब वहाँ के लोग आसानी से मानने वाले नहीं। बलूचिस्तान में तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। अब बलूचिस्तान के साथ साथ गिलगित बाल्टिस्तान में भी लोग अब समझ गए, क्योंकि जब से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना था उनको शक तो था, क्योंकि वहां पर टेक्नीशियन इंजीनियर सारे चीन के आए थे। कोई भी उस प्रोजेक्ट में 6-7 प्रोजेक्ट हैं गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर से, एक भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसके अंदर लोकल बंदे एम्प्लॉय हो। तो अब असली इन्होंने माइंड बता दिया पाकिस्तान का। पाकिस्तान का मुद्दा है कि किसी तरीके से जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं गिलगित बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान, इनको आप एक्सप्लॉइट करें, इससे पैसा कमाएं, और इसको फिर आप जो एक प्रकार से जो कर्जा है उसको पूरा करें। मगर क्या ये हो पाएगा? अब बलूचिस्तान में जिस प्रकार से हालात हैं, बलूचिस्तान आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है, बलूचिस्तान इनके हाथ से निकल रहा है, और ये गिलगित बाल्टिस्तान में भी वही होगा। मुझे लगता है गिलगित बाल्टिस्तान में भी जैसे पीओजे में हो रहा है, जहां पर वो मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, झांगड़, ददनियाल, बाग और पाकिस्तान वाला पूंछ, वहां लोग सड़कों पे हैं, चक्का जाम है, शटर डाउन है, आर पार की लड़ाई वो भी लड़ रहे थे। अब वो गिलगित बाल्टिस्तान में जहां शिया पॉपुलेशन है, जो कि भारत के कारगिल और बटालिक जैसी है, अब वहां पर भी लोग मुझे लगता है धीरे धीरे वैसा ही मन बना लेंगे। अब इनको पुश कर रहे हैं। अब जिस प्रकार से शहबाज शरीफ ने स्टेटमेंट दी है, इससे साफ जाहिर होता है कि ये चाहे गिलगित बाल्टिस्तान हो या बलूचिस्तान हो, पाकिस्तान के लिए वो महज एक एक्सप्लॉइटेशन का टूल अवेलेबल है। उनको वहां से रिसोर्सेज को लेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे, और पाकिस्तान का जो पुराना डेट है उसको पूरा करेंगे। तो यहीं तक है। बाकी चाहे भाड़ में जाए बलूचिस्तान, भाड़ में जाए गिलगित बाल्टिस्तान, यहाँ ना कोई डेवलपमेंट है, ना लोगों की एक प्रकार ह्यूमन राइट्स का देखा जा रहा है। तो ये सच्चाई है। अब लोग और आक्रोश आएगा, और मुझे लगता है ये गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर भी अब लोग सड़कों पे आएंगे, जैसे कि पीओजे में आ रहे हैं। मिर्जा साहब, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ जुड़ गए हैं रोहित शर्मा जी भी और एंडी खान साहब अमेरिका से। मैं यहाँ पे दर्शकों को और मेहमानों को ये बता दूं कि ये लाइव प्रोग्राम है और ये मुसलसल चलता रहेगा, लिहाजा गेस्ट्स के ऊपर कोई पाबंदी नहीं कि उन्होंने कितना टाइम यहाँ पे बैठना है। हमारी तरफ से वो जितना दिल करता है उनका वो जरूर यहाँ तशरीफ रखें और इजहार ख्याल करते रहें, और बीच में अगर कोई पॉइंट ऐसा होता है तो वो ऐसे इशारा कर सकते हैं मुझे, और हम उनसे इस हवाले से सवाल कर सकते हैं। तो हमारे साथ रोहित शर्मा जी और एंडी खान साहब जुड़े हैं, और ये सत्या श्री जी कह रहे हैं रोहित शर्मा सर प्रणाम, बड़े पॉपुलर हैं ये, इसीलिए तो हम इनको बुलाते हैं कि हमारे ज्यादा से ज्यादा लोग जो हमारे चैनल पे आएंगे इनकी वजह से। तो इनसे पूछते हैं इस वक्त
बलूचिस्तान की जो एनटी खान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी डॉक्टर साहब आ रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू, वेलकम जी। सब एक जी बात जी अभी जनरल साहब कर रहे थे, वो मैं सुन रहा था। जी मसला ये है कि पाकिस्तान के डायनामिक्स को समझना बहुत जरूरी है और उसकी डेमोग्राफिक्स को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। हम कह तो देते हैं कि ये मिनरल्स को निकालेंगे और पाकिस्तान का जो कर्जा है उसको ये पे ऑफ कर देंगे, जी तो भाई जी आज तक किसने किसने कर्जा पे ऑफ किया पाकिस्तान का? सब सारी दुनिया जानती है कि हमारी जो मिलिट्री है, जो हमारे जनरल्स हैं, ये पैसा खाते हैं। और सियासतदान जो इन्होंने रखे हुए हैं, ये 5% के कमीशन एजेंट हैं। ये अपना 5% खाते हैं, लेते हैं उसमें से, और एस्टेब्लिशमेंट के हिस्से की गालियां खाने के इनके लिए इनको रखा हुआ है कि ये सामने है और गालियां खाएं। दिस इज द रियलिटी। कोई कर्जा वर्जा नहीं पे ऑफ होना। ये फिर जनरलों में पैसे बनाने हैं और ये पैसा मुल्क से बाहर चला जाएगा। इनको इनको कोई गर्ज नहीं है पाकिस्तान रहे ना रहे, पाकिस्तान में लोग जिंदा रहें ना रहें। इनको सिर्फ और सिर्फ मतलब है कि रिटायरमेंट के बाद इनकी जेब में कितना पैसा होगा। एक साहब 12 अरब लेकर रिटायर हुए थे कुछ दिन पहले। जी जी भाजपा साहब, जी ये 12 बहुत अरब रुपए। इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया। मेरा इस तरफ ध्यान नहीं गया था। मेरा ध्यान तो उसी तरफ था कि शायद वाकई में ये कर्जा उतारना चाहते हैं, लेकिन आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया। मैं चाहूंगा रोहित शर्मा जी से पूछूं कि रोहित भाई, क्या इंडिया में भी जो मिनरल्स हैं वो जो निकाले जाते हैं, उसमें आपके जर्नैलों और सियासतदानों का हिस्सा होता है 5%? देखिए ऐसा है कि सर हमारे जर्नल सियासतदानों का हो सकता है, सियासतदान कमा सकते हैं, जर्नैलों का कोई हिस्सा नहीं। ठीक है, सियासतदान जो होते हैं वो फाइल क्लियरेंस में पैसा कमा जाए तो कमा जाए, वरना एक बार अगर निकलना शुरू हुआ और लीगली निकलना शुरू हुआ, फिर तो उसमें इतने चेक्स एंड बैलेंसेस हैं कि कोई नहीं कमा सकता। कोई ये नहीं कर सकता कि 100 किलो सोना निकला तो उसमें से 20 किलो दिखाया, बाकी 80 किलो खा गया। नो, उसका टैक्स पे करना पड़ेगा, सारा काम करना पड़ेगा। वैसे मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा एक चीज के लिए कि आपने जो कुछ चीजें अभी हाल में बोली हैं उससे बहुत सारे लोगों को आग लगी है और ट्विटर पे आप ट्रेंड बने हुए हैं। तो अच्छा। लेकिन आप जो लड़ रहे हैं तो वो आपकी लड़ाई में सब आपके साथ है और पूरा इंडिया आपके साथ खड़ा है। बहुत सारे लोगों को जलन होती है, नो डाउट अबाउट इट। बहुत सारे लोगों को ये जलन होती है कि यार ये आदमी बाहर बैठ करके इतनी तगड़ी लड़ाई लड़ रहा है, हम इंडिया में बैठ के इसके कुछ मतलब इससे 5 गुना काम, इससे 5% काम नहीं कर पा रहे। तो फिर वो आ जाते हैं ट्रोलिंग पे। तो बहुत सारे लोग ट्रोलिंग कर रहे हैं, लेकिन अमजद सर जो आप काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट। अब आपने ऐसा बोल दिया कहीं पे कि वो इस टेररिस्ट को पकड़ा है, ये आइटम डांस की तरह है, तो बहुत सारे लोगों को जो कि फेक पेट्रियट्स हैं, जो कि शायद पैसा कमाने में उन्हें देशभक्ति नहीं दिखती, उन्होंने सबकी ट्रोलिंग की है। जो लोग देश के लिए काम कर रहे हैं सबकी ट्रोलिंग की है, वो किसी के सगे नहीं है, उनको बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। वो आपका ये पर्टिकुलर पॉइंट निकाल के उसको आप पे अटैक कर रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं, आपने जितना काम किया है इस कंट्री के लिए वो भारत माता जानती है, मैं जानता हूं और दुनिया जानती है। आप पहले आदमी थे जिसने यह बोला था कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर से आके जिसने बोला था कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इंडिया का है और हम इसको इंडिया में मिलाने के लिए लड़ाई करेंगे। बिल्कुल। वो लोग जिस मोहल्ले में रहते हैं वो वहां पर कंडेम नहीं कर पाते कि यहाँ क्राइम हो रहा है, करके दिखा दें। ठीक है, और कुछ लोग तो ऐसे कि आज से 15 साल पहले यही लोग झंडा उठा के घूम रहे थे कि कश्मीर आजाद होगा, आज वो अपने आप को समझ रहे हैं कि वो बहुत बड़े। रोहित शर्मा जी, बसद एहतराम, कता कलामी के लिए माफ कीजिएगा, पाकिस्तान में अलावा पंजाब के सभी कुछ मकबूजा है। तो ये एक्चुअली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड नहीं है, ये पंजाब ऑक्यूपाइड, सिंध पंजाब ऑक्यूपाइड, बलूचिस्तान पंजाब ऑक्यूपाइड, KPK पंजाब ऑक्यूपाइड, गिलगित बल्तिस्तान पंजाब ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये नई टर्म आ गई आज, देखें हमारे प्रोग्राम में आज ये ब्रेकिंग न्यूज आ गई है, नई टर्म इन्होंने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, पंजाब ऑक्यूपाइड। पाकिस्तान का तो वजूद ही नहीं है, पंजाब ने कब्जा किया है, पंजाब मकबूजा किया हुआ सबको, पंजाब। बड़ी बात की है एंडी साहब आपने। मैं खबर दे दूं यहाँ पे कि बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमाओं की गिरफ्तारी के खिलाफ कल बरोज इतवार बलूचिस्तान भर में एहतजाजी मुजाहरे और धरने होंगे।
और ये सायरा बलोच की तरफ से ये बयान आया है। वो कह रही है, मैं बलोच अवाम से अपील करती हूँ कि वो कल अपने घरों से निकले और अपने रहनुमाओं की गिरफ्तारी के खिलाफ इस मज़ाहमती जद्दोजहद का हिस्सा बने। ये बयान आया, लिहाजा कल जो है वो पूरे बलूचिस्तान में मुजाहरों की कॉल दे दी गई है। और मोहित सूरी, थैंक यू वेरी मच, इन्होंने भी बड़ी मजे की बात की है, कह रहे हैं हिस्से का किस्सा हिस्से का किस्सा, हाँ सारा किस्सा ही हिस्से का है अपना मोहित। अच्छा, एक और खबर ये है कि पाकिस्तानी फोर्सेस ने डेरा भुगटी के इलाके सुई से 2 लोगों को जबरी तौर पर लापता कर दिया है। अब आप ये सुने कि ये जिनको जबरी लापता किया वो कौन है? 13 साल मोहम्मद हयात, 13 साल बच्चा मोहम्मद हयात, उसको डेथ स्क्वाड ने अगवा कर लिया है डेरा भुगटी में सुई से, और एक और शख्स को भी उन्होंने वहां से उठाया है। ये खबर आई है। तो ये जबरी लापता का सिलसिला बंद नहीं हो रहा। इसके अलावा जो कोयटा के जो ताजिर हैं वो कह रहे हैं कि जो हाईवे ब्लॉक्स हुई हुई हैं, जो गवर्नमेंट ने हाईवे ब्लॉक्स कर दिए कि लोग लॉन्ग मार्च के लिए ना आ सके मसकून, उसने बलूचिस्तान की मईशत को बर्बाद कर दिया है, तबाह बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कहा कि 800 गैस के जो ब्राउजर्स होते हैं, ट्रक जिसपे वो गैस के वो होते हैं, वो फंसे हुए हैं तख्तान में। और इसी तरह से वो कह रहे हैं कि फर्टिलाइजर जो लेके जा रही थी पंजगोर में, उन गाड़ियों को आग लगा दी गई थी, तो वो भी एक प्रॉब्लम है वहां पे। और वो कह रहे हैं कि लखपास का धरना जो है वो रोजाना की बुनियाद पे वो बलूचिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचा रहा है। भाई धरना नुकसान नहीं पहुंचा रहा, आप लोगों की हरदर्मी नुकसान पहुंचा रही है। ये हालात जो है ये धरने ने पैदा नहीं किए, बल्कि धरने को उन हालात ने पैदा किया है जो आपकी जिसकी वजह आप हैं। अच्छा, इसके साथ साथ एक तो कल बलूचिस्तान का ये आ गया है सारा, और उधर वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्संस के भूख हड़ताली कैंप को 5,796 दिन हो गए। ये तकरीबन 15 साल बनता है, यानी 15 साल से ये एक ही जगह पे भूख हड़ताली कैंप है जो 15 साल से चल रहा है इसी मिसिंग पर्संस के हवाले से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। और वो कह रहे हैं कि इस वक्त जो है वो बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल जो है बेहतरी के बजाय बदतरी की तरफ जा रही है, अमन के आसार कहीं नजर नहीं आ रही है। मामा कदीर का बयान है, बल्कि मकरान, जलावा और बोलान में मजीद फौजी कार्रवाइयों का खदशा है, ये कह रहे हैं मामा कदीर साहब। तो मेरा सवाल ये है जो मैंने किया आज, और आज का मौजू भी यही है कि भाई ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे बलूचिस्तान की तहरीक आजादी एक जगह पे आके खड़ी हो गई है, ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है। एक तरफ डॉक्टर मारंग बलोच बदस्तूर जेल में कैद है, दूसरी जानिब मस्तूम का लॉन्ग मार्च जो है वो वहीं पे बैठा हुआ है 14-15 दिन से। दोनों सूरतों में हम देखते हैं कि बलूचिस्तान यकजहती कमेटी की लीडरशिप हो डॉक्टर मारंग की शक्ल में, या ये लॉन्ग मार्च की लीडरशिप हो अख्तर मेंगल साहब की शक्ल में, दोनों इस वक्त पाकिस्तान के आईन के अंदर रहते हुए अपने हकूक मांग रहे हैं। ये आजादी की बात अभी तक इन दोनों में से किसी सेक्शन से नहीं आई। वो अलग बात है कि बलूचिस्तान का बच्चा बच्चा आजादी की मांग कर रहा है, लेकिन जिन कुवतों के जरिए वो तब्दीली लाने की कोशिश कर रहा है, आजादी हासिल करने की कोशिश कर रहा है, वो कुवतें अभी आजादी का जो है वो नारा देने से हिचकिचाहट महसूस कर रही हैं। ऐसा आपके ख्याल में क्यों है रोहित जी? और फिर एडी खान। देखिए, एक चीज, महरंग बलूच जो है वो अब तक की सबसे बड़ी लीडर्स में से एक हैं बलूचिस्तान की, और महरंग बलूच से डरती है पाकिस्तानी सेना, क्योंकि महरंग बलूच एक इतनी कम एज में, क्या एज है उस लेडी की, है ना, वो 30-32 साल की लेडी है, लेकिन एक आवाज पे लाखों लोग खड़े होते हैं। और इतनी बड़ी पॉलिटिकल रैलीज नहीं होती पाकिस्तान में, बलूचिस्तान की बात नहीं करता, पाकिस्तान में जितनी महरंग बलूच खड़ा कर देती है। महरंग बलूच ने झेला है चीज को, झेला है। उसके फादर गायब हो जाते थे, वो देखती रह जाती थी कि कहाँ हैं, बहुत सारी लड़कियों के भाई गायब हैं, बहुत सारी लेडीज के हस्बैंड गायब हैं। ये
ये सिचुएशन ऐसी हुई क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी घमंड में थी कि ये बलूचिस्तान, जैसे हमने बंगालियों को क्रश किया वैसे हम बलूचिस्तान को क्रश कर देंगे, लेकिन बलूचिस्तान ने पाकिस्तान की आर्मी को क्रश कर दिया। अब हालत यह है कि पाकिस्तान की आर्मी से कोई बलूचिस्तान पोस्टिंग नहीं चाहता है। हालत ये हो चुकी है। हालत ये है कि जफर एक्सप्रेस जैसे इंसिडेंट हो जाते हैं और पाकिस्तान की नंबर 1 फौज और नंबर 1 ISI, उन्हें पता ही नहीं चलता। 24 घंटे बाद तो जाके उनके एक्शन शुरू होता है। ये सिचुएशन है। तो ये ऐसी चीजें हैं। और बलूचिस्तान इज, आज ही मैं किसी से बात कर रहा था, मैंने कहा कितना एरिया वो वहां पे मौलाना साहब तो बोले पार्लियामेंट में कि 5 जिले हैं जो कि कंट्रोल से बाहर हैं और कभी भी आजादी डिक्लेयर कर सकते हैं। आप मुझे असेसमेंट दीजिए। बोले 5 जिले शायद बचे होंगे। 90% के आसपास एरिया में पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान का कोई भी नहीं आता। वो सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस किस चीज को मेंटेन करते हैं? एक वो एरिया जहां से रिसोर्सेस निकल रहे हैं और एक वो एरिया जहां से वो निकल के दूसरी स्टेट में चले, बस वो रोड, इस पर कब्जा है पाकिस्तान का। इससे बाहर कोई कब्जा नहीं है। सीधी सीधी बात। पाकिस्तान की हालत ये है, पाकिस्तानी आर्मी की हालत ये हो चुकी, पाकिस्तानी आर्मी भी उस मेन रोड से दाएं बाएं जरा सा निकलने की कोशिश करे तो ब्लास्ट हो जाता है उस रोड पे। मतलब जैसे सुई गैस है, सुई गैस से गैस निकली और वो सिंध में कैसे घुसेगी और पंजाब में कैसे घुसेगी, उस रास्ते की हिफाजत कर पा रही है इस समय पाकिस्तानी आर्मी। उससे दाएं 2 किलोमीटर और बाएं 2 किलोमीटर चले जाएं, लेफ्ट और राइट 2 किलोमीटर चले जाएं तो पाकिस्तानी आर्मी के फिर उसके बाद ताबूत में वापस आती है। ये सिचुएशन है। ये सोचिए कि ये हमले होते कैसे। किसको पता था कि उसी दिन जाफर एक्सप्रेस में उसी दिन लोग जा रहे हैं और आर्मी के लोग जा रहे हैं? किसको पता था बस में लोग जा रहे हैं, आर्मी के लोग जा रहे हैं? अंदर से आर्मी की मुखबिरी हो रही है और आर्मी को भी अच्छी तरह से पता है, लेकिन आर्मी बोलना नहीं चाहती। क्यों नहीं बोलना चाहती? क्योंकि आर्मी को इस चीज की चिंता है कि हमारे फार्म हाउस जो हमने खरीदने थे यूरोप में, कनाडा में, वो कैसे होंगे। ठीक है, अगर हम इस पर ध्यान देंगे तो हमारी कमाई बंद हो जाएगी। हम कमाई पर ध्यान देना, यार ये तो मरते ही रहते हैं। पाकिस्तानी आर्मी का जवान जो है वो पैदा ही हुआ मरने के लिए, अजमल कसाब की तरह। जैसे कि वो 1-1 लाख रुपए देकर के आतंकवादी भेजते हैं, वो उनके माइंडसेट बन चुका है कि ये जितने भी गरीब लोग हैं ये सारे के सारे मरने के लिए पैदा हुए हैं, हमारी सेवा के लिए पैदा हुए हैं। असली में हम पाकिस्तान के रूलर्स हैं। ये पाकिस्तानी आर्मी के जनरल्स का एक माइंडसेट बन चुका है। उनको नहीं पता 50 जवान मर रहे हैं, 100 जवान मर रहे हैं, डेली मर रहे हैं। ISI चीफ ने बोला भी डेली मर रहे हैं, लेकिन हम उस पर कुछ नहीं कर रहे। सर मैं आपसे इजाजत चाहूंगा क्योंकि मुझे दूसरी जगह जाना है। ठीक है, थैंक्स अ लॉट सर। मैं आपके कोशिश थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू, आने का बहुत शुक्रिया, आने का बहुत शुक्रिया। कोशिश करूंगा आगे भी आपके चैनल पर आऊं, जल्दी आऊं। अभी के लिए नमस्कार। नमस्कार। एमडी खान साहब, क्या वजह है कि बलूचिस्तान की अवामी क़यादत आजादी का नारा देने में हिचकिचाहट महसूस कर रही है? क्या अभी वो लम्हा नहीं आया या इसकी क्या कोई और वजह हो सकती है? डॉक्टर साहब, अगर आपने मेरा पिछले वीक का प्रोग्राम जो मैंने संडे को किया था वो आपने देखा हो डॉक्टर नारा कादरी के साथ, उसके अंदर जो बलूच सरदारों के बारे में उनके ख्यालात है वो सुन लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि सरदार अख्तर मेंगल साहब जो है इनको किसने लॉन्च किया है और इस वक्त क्या कर रहे हैं। ये बेसिकली ये दोबारा जरा कहें, सरदार अख्तर मेंगल को लॉन्च किया गया है? जी बिल्कुल, उनको लॉन्च किया गया है। मैडम के ख्यालात भी कुछ ऐसे ही हैं, मेरी इसके ऊपर उनसे बात हुई थी। इनको लॉन्च किया गया है। बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं आप, बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं। इनको बलूचों की जो आज़ादी की तहरीक है इसको डिरेल किया जाए। ये मतलब कौन है सरदार अख्तर मेंगल? अंदाजा लगाइए ना जरा, कौन है? पिछली गवर्नमेंट में क्या ये हुकूमत का हिस्सा नहीं थे? इस हुकूमत में हुकूमत का हिस्सा नहीं है। ये एकदम से एक आईनी तरमीमी बिल के ऊपर या पिका एक्ट के ऑर्डिनेंस के ऊपर इनका जमीर जागा और उसके बाद ये हुकूमत से अलग हो गए। और क्या इनकी पार्टी के लोगों ने वोट नहीं दिया हुआ उसी कानून के ऊपर असेंबली में बैठ के? तो कौन है सरदार अख्तर मेंगल? जरा अपने आप को वो क्लियर करें खुद कि वो क्या कर रहे हैं। और अगर वो वाकई बलोच कौम के साथ इतने सच्चे हैं तो वो फिर क्यों नहीं बात कर रहे अलहदगी की?
डॉक्टर साहब सर्टन थिंग्स हैं। और ये जो रोहित शर्मा साहब एक अभी बात कर रहे थे, उन्होंने अजमल कसाब का नाम लिया। देखिए मेरी एक अपनी एक थ्योरी है, अपनी एक स्टडी है, और मेरी थ्योरी ये है कि जब किसी माशरे के अंदर आपने मजहबी इंतहा पसंदी इंट्रोड्यूस करनी हो तो उसके लिए आपको 3 बेसिक एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। इन 3 बेसिक एलिमेंट्स के बगैर किसी भी माशरे के अंदर मजहबी इंतहा पसंदी नहीं आ सकती। और सिस्टमेटिकली अगर हम देखें तो जो हमारा 75 ईयर का पीरियड है पाकिस्तान का, आपको ये तीनों चीजें बतदरीज सिस्टमेटिकली होती हुई नजर आएंगी। पहली चीज इसके अंदर होती है सरकार गुर्बत, जो कि पाकिस्तान में शुरू से थी। दूसरी चीज है जहालत, और हम इस 50 ईयर पीरियड की बात करते हैं, मैं इससे पीछे नहीं जाता। 50 ईयर पीरियड जिसके अंदर ये पाकिस्तान है, जुल्फिकार अली भुट्टो का पाकिस्तान, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान तो हम लूज कर चुके हैं। वो तो 71 में कहीं एब्लिटरेट हो गया, वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब ये जुल्फिकार अली भुट्टो का जो पाकिस्तान है, इसी जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस मुल्क का तालीमी निज़ाम बर्बाद किया, एजुकेशन स्टैंडर्ड को बिल्कुल तबाह कर दिया, स्कूलों को नेशनलाइज करके, इंडस्ट्री को नेशनलाइज करके इस मुल्क के अंदर गुर्बत। बड़ी बात कर गए आप बातों बातों में। एक तो आपने कहा कि पंजाब ने कब्जा किया हुआ है, तो ये पंजाब मकबूजा इलाका जाते हैं। दूसरा आपने अभी बात की है कि ये जिन्ना का पाकिस्तान है, ये भुट्टो का पाकिस्तान है। जी सर, ये भुट्टो का तो पाकिस्तान है। बिल्कुल ही आपने एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी है जिससे कि पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाता है सियासत का पाकिस्तान में, कि ये तो जिन्ना का पाकिस्तान नहीं है, ये तो भुट्टो का पाकिस्तान है। जिन्ना के पाकिस्तान में तो ईस्ट पाकिस्तान था ना सर, वो कहाँ गया? कहाँ गया वो? और ये जो लोग आज बैठ के भुट्टो को यहाँ चैंपियन बनाते हैं जमहूरियत का, और ये कहते हैं कि भुट्टो का कसूर नहीं था ईस्ट पाकिस्तान के साथ जो कुछ हुआ उसके अंदर, मुझे वो ये बताएं कि लाहौर के प्रेस क्लब के अंदर बैठ के ये जुमला मेरे दादाजी ने तो नहीं कहा था कि मैंने इलेक्शन इसलिए नहीं लड़ा था कि अपोजिशन में बैठूं। ये तो भुट्टो साहब का जुमला है। तो सिर्फ याहिया खान कैसे कसूरवार है, भुट्टो क्यों नहीं है? फिर ये वही भुट्टो है जो यूएनओ से निकलता है तकरीर फाड़ के, एक कागज इसके हाथ में, उसे फाड़ के ये निकलता है, वो वीडियो दुनिया को दिखाई जाती है। आज भी कहा जाता है कि भुट्टो जो है वो समहाउ कोई बहुत बहादुर इंसान था। ये जहाज में बैठता है, उस वक्त तक ये शख्स पाकिस्तान का वजीर खारजा है। ये इस्लामाबाद में लैंड करता है, ये पाकिस्तान का वजीर खारजा है। ये बिल्डिंग के अंदर दाखिल होता है, वजीर खारजा है। जब बाहर निकलता है तो सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर है। भुट्टो तो गासिब है, पंजाब का एजेंट, इसने इस मुल्क के ऊपर कब्जा किया। तो ये भुट्टो का पाकिस्तान है सर। इस भुट्टो के पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री को, स्कूलों को नेशनलाइज करके गुर्बत और जहालत की रीत भुट्टो साहब ने डाली, और नफरत की रीत 1947 से चली आ रही थी इस खित्ते में बसने वाले लोगों के अंदर कि इंडिया तुम्हारा दुश्मन है, भारत तुम्हारा दुश्मन है, कश्मीर के ऊपर कब्जा है। वो नफरत तो हमने लोगों के दिलों में पहले से डाली हुई थी। जब 3 एलिमेंट गुर्बत, जहालत और नफरत के आपने पूरे कर दिए, तो उसके बाद जो प्रोडक्ट आपके सामने है वो अजमल कसाब नहीं बनेगा तो और क्या बनेगा? तो सिस्टमेटिकली बर्बाद किया गया ना इस मुल्क को, और इसको बर्बाद करने में सबका पूरा पूरा हाथ है। ये जो 5% के कमीशन एजेंट है, इन्होंने भी कोई कमी नहीं रखी, जो सिर्फ 5% लेते हैं और गालियां खाते हैं। तो ये सरदार अख्तर मेंगल साहब जो है, ये भी मेरी नजर में उसी 5% के कमीशन एजेंट हैं। I'm sorry to say, सरदार अख्तर मेंगल बड़ी सख्त बातें कर रहे हैं आप एमडी खान साहब। और एमडी खान साहब आप बड़ी सख्त बातें कर रहे हैं, आप जानते हैं ये बात? जी मुझे पता है, बहुत सख्त बातें कर रहे हैं। का सामना करना पड़ेगा इन बातों के लिए। मगर सरदार अख्तर मेंगल 5% के कमीशन एजेंट इस वक्त बलोचों की आजादी की तहरीक और बलोचों के वसाइल के ऊपर रियासत के कब्जे के लिए सरगर्म अमल है। बलूचिस्तान के वसाइल के ऊपर रियासत का कब्जा कल भी था, आज भी है, और वो उसे पक्का कर रहे हैं। वो उस 9 साल की लीज को 99 साल की लीज बनाने के लिए सरगर्म अमल है इस वक्त, कि किसी तरह से BYC जो है, जिसने बलोचों को कम से कम एक बलोच कौम को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा किया, वो उस प्लेटफॉर्म को तोड़ रहे हैं। मेंगल के जरिए आप कह रहे हैं, अताउल्लाह मेंगल के जरिए तोड़ रहे हैं? जी, अताउल्लाह मेंगल साहब ही उस प्लेटफॉर्म को तोड़ रहे हैं। अच्छा,
हमने कुछ बलोच लोगों को दावत तो दी है, लेकिन वो शायद मसरूफ हैं, तो अभी तक तो कोई भी नहीं आया। वरना मैं चाहता था कि कोई बलोच लोग भी आके तो हिस्सा लेते और इन चीजों के ऊपर वो अपनी राय देते कि ये जो आप बातें कर रहे हैं, देखे ना आपने बहुत सारी बातें ऐसी कर दी जो ब्रेकिंग न्यूज है, और अगर मैं अखबार में कहा रहा होता तो उसकी शायद सुर्खी होती कल के अखबार की कि एक आपने कहा कि पाकिस्तान नहीं पंजाब काबिज है, दूसरा आपने कहा कि ये जिन्ना का नहीं ये भुट्टो का पाकिस्तान है, और तीसरी बात आपने की कि मेंगल साहब जो है वो गालिबन एस्टेब्लिशमेंट के हैं और वो बीवाईसी को तोड़ने के लिए या उसको कमजोर करने के लिए मैदान में उतारे गए। ये तो बहुत बड़े दावे आप कर रहे हैं सर। सर दावे अपने पढ़े लिखे एनालिसिस के ऊपर कर रहा हूं। मैंने आपको ये बता दिया ना कि सरदार अख्तर मेंगल साहब पिछली 2 हुकूमतों में किसके साथ थे? हुकूमतों के साथ बैठे हुए थे ना। अच्छा, ब्रेकिंग न्यूज आ गई है, वो भी हम साथ साथ शेयर करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज आ गई है, पंजगोर से एक लापता शख्स की गोलियों से छनी लाश बरामद हुई है। आज पंजगोर के इलाके दजनाप में एक शख्स की गोलियों से छनी लाश बरामद हुई। पुलिस जराये के मुताबिक मकतूल की शनाख्त अमजद अली वल्द मोहम्मद अनवर के नाम से हुई, जो करमकान का रिहायशी था, और ये 2 रोज कबल अपनी जाती गाड़ी में पंजगोर बाजार से राशन लेने गया था। बाद में वो लापता हो गया। आज उसकी दजनाप के इलाके में लाश बरामद हुई, जो बज़ाहिर तशद्दुद ज़दा और गोलियों से छन्नी हालत में थी। ये खबर अभी हमारे तो पास ये रोज का मामूल है बलूचिस्तान के अंदर, जिस तरह कभी ये रोज का मामूल हुआ करता था कराची के अंदर। बोरियों में लाशें मिला करती थी, अगर लोगों को याद हो। अच्छा, बार बार ये कहा जा रहा है मेरी आवाज सही नहीं आ रही, मेरी आवाज सही नहीं आ रही, मैं क्या करूं? आप लोग मेंबर बनो ना, मेंबर बनो, इसके पेड मेंबर बनो, थोड़े हमें पैसे मिले, जाके सुपर थैंक्स दो, और जो है वो स्टिकर वगैरह जो होते हैं वो करें, तो हम माइक्रोफोन तो खरीदें। ये इसके साथ हम कर रहे हैं तो आवाज कैसे ठीक होगी? इक्विपमेंट ही नहीं है, फिर भी बैठे कर रहे हैं। एनीवे, हाँ जारी रखें आप एंडी साहब। तो सब ये रोज का मामूल है बलूचिस्तान के अंदर, ये रोज का मामूल था कराची के अंदर किसी जमाने में, और आज जो है वो आज भी आप कराची का हाल देख लीजिए, लोग ट्रकों के नीचे आके मर जाते हैं, कौन पूछने वाला है? कोई पूछने वाला नहीं है इस मुल्क में, किसी का कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो ये रोज का मामूल बन चुका है पाकिस्तान के अंदर लाशों का मिलना। ये KPK में क्या नहीं मिलती हैं? सिर्फ न्यूज हम तक नहीं पहुंच रही। क्या कश्मीर के अंदर नहीं मिल रही हैं? सिर्फ न्यूज हम तक नहीं पहुंचती, दबा देते हैं, खबरें नहीं आने देते। तो ये तो रोज का मामूल है यार। रोज किसी घर में सफे मातम बिछी हुई होती है, किसी प्यारे की लाश आई हुई होती है। इसी का नाम तो पाकिस्तान है, इसी का नाम तो पाकिस्तान है कि जो आवाज उठाए उस आवाज को दबा दो, जो सच बोले उसकी लाश ही गिरा दो। अच्छा, एक और खबर आज आई है कि ईरान का जो इलाका है, बलूचिस्तान का जो ईरान के पास इलाका है, वहां पे तकरीबन 6 पंजाबियों को गोली मार दी गई है। अब डॉक्टर साहब, अब ये पता नहीं ईरान का इलाका है क्या है, मुझे कोई ये बताए। ये खबर है बलूचिस्तान मग्स में ISI के 8 एजेंटों को हलाक करने की जिम्मेदारी कबूल करते हैं बलोच नेशनलिस्ट आर्मी ने यह दावा किया। आज का वाकया ये, वो कह रहे हैं हमारे कर्मचारियों ने तंजीम के इंटेलिजेंस विंग मालिक से हासिल शुदा मुस्तनद मालूमात की बुनियाद पर आज बरोज 12 अप्रैल 2025 की सुबह काबिज पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ISI से वाबस्ता एजेंटों को ठिकाने पर हमला किया। यह ठिकाना मकबूजा बलूचिस्तान के जिला मेहरस्तान के गांव हीरजाबाद में वाकया था। इस हमले में 8 पंजाबी एजेंटों को हलाक किया गया, जो इस गांव में गाड़ियों के मैकेनिक के तौर पर काम कर रहे थे। हलाक होने वाले 8 एजेंटों के नाम और ताल्लुकात भावलपुर पंजाब से हैं, और उनके नाम मोहम्मद आमिर, मोहम्मद दिलशाद, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद जमशेद, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद नईम, गुलाम जाफिर, मोहम्मद खालिद हैं। बलोच नेशनलिस्ट आर्मी
ने इन एजेंटों पर तवील अरसे से नजर रखी हुई थी। हम ईरान और पाकिस्तान इन दोनों काबिज रियासतों को खबरदार करते हैं कि बलोच कौमी तहरीक एक नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी है। बलोच कौम को पाकिस्तानी और ईरानी बलोचों में तकसीम करने, कबायली इलाकों और मजहबी बुनियादों पर बांटने की तुम्हारी साजिशें नाकाम हो चुकी हैं। तो ये एक नया जो है आज ये खबर आ रही है कि 6 पंजाबियों को उन्होंने मार दिया है, यू नो। तो डॉक्टर साहब इसके ऊपर तो जब लास्ट वीक मैं मैडम प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहा था डॉक्टर नायला काजमी से, तो उन्होंने क्या कहा था, हम दावत दे के बुलाते हैं। हमने कहा बलूचिस्तान आओ, मत आओ, बलूचिस्तान जंग ज़दा इलाका है। उन्होंने तो इसे जंग ज़दा इलाका डिक्लेयर किया लास्ट वीक, जब वो मुझसे गुफ्तगू कर रही थी इंटरव्यू के अंदर। तो वो ये तो साफ कह रही है कि आप क्यों आते हैं, मत आए, हमने किसी को बुलाया थोड़ी है, ना आए बलूचिस्तान। और ये पैगाम, आई मीन इन क्लियर वर्ड शी इज सेइंग तमाम आम पंजाबियों के लिए कि आप ना आए, आपको कोई जरूरत नहीं है बलूचिस्तान आने की, आप पंजाब में रहे अपने। तो ये क्यों जाते हैं और ये कौन लोग जाते हैं? ये फिर ये रियासत के एजेंट ही जाते हैं ना वहां पे, ये वहां जाके मुखबरियां करते हैं बैठ के, फिर ये मारे जाते हैं। तो वो फिर इनके जनरल ने एक ने कहा था कि जब वर्दी पहन ली तो मरना मारना तो हो जाता है। आपको नाम तो याद आ गया होगा किसने कहा था ये। तो मरना मारना हो जाता है, उसमें फिर क्या है? एक जंगज़दा इलाके में आप जाएंगे तो मारे जाएंगे, नो बिग डील। रवि शर्मा साहब भी कह रहे थे कि पाकिस्तानी फौजी पैदा हुए मरने के लिए। जसबीर सिंह, अभी आवाज सही आ रही है तो बताओ। अच्छा, एक और खबर हमारे पास आ गई है, और वो भी खबर आज की है कि बुलवान मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने जो है वो मुतालबा किया है हुकूमत से कि बुलवान मेडिकल कॉलेज 6 महीने से बंद है, और उन्होंने कहा कि हम इस बंदिश के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू कर रहे हैं। और बुलवान मेडिकल कॉलेज में टीचिंग सरगर्मियां, एक्टिविटीज मुकम्मल तौर पर बंद हैं, जिसके बाद सैकड़ों तुलबा का तालीमी मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया है। और तुलबा का कहना है कि 6 माह कबल एक मामूली इंतजामी तनाज़े को बहाना बनाकर कॉलेज और हॉस्टल्स को पुलिस के जरिए बंद कर दिया गया था। बाद में मुरम्मत और अलाटमेंट जैसे बहानों की आड़ में क्लासेस की शुरुआत में मुसलसल ताखीर की जा रही है। तो ये जो है बंद हो चुका है, और उन्होंने कहा है कि तुलबा ने ऐलान किया है कि वो 4 मराहिल पर मुश्तमिल एक भरपूर एहतजाजी तहरीक शुरू कर रहे हैं, जिसमें सोशल मीडिया पर कॉलेज और हॉस्टल्स की बंदिश के खिलाफ वो कैंपेन करेंगे, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में प्रेस क्लब्स के सामने एहतजाज करेंगे, कोयटा में बुलवान मेडिकल कॉलेज के सामने धरना देंगे, और अपनी मदद आप के तहत क्लासेस का आगाज करेंगे। यानी जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो जूनियर स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे ताकि वो उनकी पढ़ाई में फर्क ना पड़े। तो ये सूरत हाल है। आवाज सही आ रही है? जी, आवाज बेहतर है आपकी। डॉक्टर साहब, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था, मजहबी इंतखाब पसंदी वाली जो थ्योरी मैंने आपको दी है अभी थोड़ी देर पहले। ये आपका इंटरव्यू, ये विजय अग्रवाल कह रहे हैं कि उन्होंने आपका वो इंटरव्यू देखा है जो आपने प्राइम मिनिस्टर साहिबा का किया है। जी, वो जो मजहबी इंतहा पसंदी वाली थ्योरी मैंने आपको दी है, आपको उसका तसलसल नजर नहीं आता? कॉलेजों को बंद करना, आप कराची के जरा चक्कर तो लगाइए, मैं आपको लेके चलता हूँ। ऐसे ऐसे कॉलेज आपको दिखाऊंगा जो 1985 से सिंध रेंजर्स वहां आके बैठी हुई, उन्होंने कब्जा किया हुआ, उन्होंने आज तक कब्जा छोड़ा ही नहीं है। 1985, दिस इज 2025, 40 साल हो गए सर। ये तो स्कूलों कॉलेजों के ऊपर कब्जा करना पुराना वतीरा बन चुका है इनका। वहां आके ये अपने बिस्तर लगाते हैं, वहां ये लड़के सोते हैं स्कूल से, स्टूडेंट जाए भाड़ में, तालीम जाए भाड़ में, सब कुछ, हर चीज का बेड़ा गर्क। क्योंकि तालीम हासिल कर लेगा नौजवान तो उसे शऊर आ जाएगा, उसका दिमाग खुल जाएगा, वो सवाल पूछने शुरू कर देगा, तो उसे जाहिल रखो। ये उसी भुट्टो की पॉलिसी का तसलसल है डॉक्टर साहब। सही कह रहे हैं आप। इट्स अ कंटिन्यूएशन। इस मुल्क को सिस्टमैटिकली, इस मुल्क के नौजवान को बर्बाद किया जा रहा है, उसके मुस्तकबिल को तबाह किया जा रहा है। बिल्कुल।
13-13 साल के बच्चों को अगवा कर रहे हैं यार, गोलियां मार रहे हैं। सर कराची में इन्होंने 12-12, 13-13 साल के बच्चों को गोलियां मारी हैं, ये कह के कि ये तो रॉ का एजेंट है, एमक्यूएम का दहशतगर्द है। ये कोई नई कहानी रिपीट नहीं हो रही डॉक्टर साहब, ये सारी ओल्ड स्टोरीज है, ये एक ही स्क्रिप्ट है, ये एक ही प्ले बुक है जिससे पाकिस्तान कॉन्स्टेंटली पिछले 50 साल से चल रहा है। कभी जीए सिंध गद्दार हो जाती है, कभी बलोच गद्दार हो जाते हैं, कभी पश्तून गद्दार हो जाते हैं मुशर्रफ के दौर में, जिया के दौर में महाजिर गद्दार हो जाते हैं। मतलब ये गद्दारी के फतवे सारे निकल कहां से रहे? इस्लामाबाद से आते हैं ना। इस्लामाबाद कहाँ का हिस्सा, किसका हिस्सा है? पंजाब का हिस्सा है। इस्लामाबाद इज पंजाब, पंजाब से बाहर नहीं है। और वहां जो बैठे हुए हैं वो भी एक बड़ी तादाद में पंजाबी हैं। तो मैं जब कहता हूं कि ये पंजाब ऑक्यूपाइड स्टेट्स हैं, सिंध, बलूचिस्तान, केपी, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, ये सब पंजाब ऑक्यूपाइड हैं। आप अंदाजा तो कीजिए कि केपी के अंदर ऑपरेशन होता है, एक शख्स को उसके घर से निकाला जाता है, उसके घर के बरामदे के अंदर ला के उसे 2 सिपाही जो है वो लिटा के ठुड्डे मार रहे होते हैं और उसे पंजाबी में गालियां दे रहे होते हैं। सेम एग्जैक्ट पैटर्न रिपीट्स इन सिंध, सेम एग्जैक्ट पैटर्न रिपीट्स इन बलूचिस्तान। ये गालियां पंजाबी में क्यों दी जाती हैं? जब ये कहते हैं कि ये तो सारे लोकल लोग हैं जो एफसी के अंदर आते हैं, तो ये बलूचिस्तान की एफसी कब से पंजाबी में गालियां देने लग गई? केपी की एफसी कब से पंजाबी में गालियां देने लग गई? इसके अंदर तो सारे पश्तून होने चाहिए थे। तो ये कोई एफसी वैफसी नहीं है सर, ये रेगुलर आर्मी है, जो पंजाबी आर्मी है वो सारे मुल्क के अंदर फैली हुई है। उन्होंने हर स्टेट के अंदर अपने बंदे घुसेड़े हुए हैं और यही जाके ये जुल्म करते हैं। ये 12 साल के बच्चों को भी मारते हैं, ये औरतों के सर से चादरें भी खींचते हैं, ये घरों की दीवारें कूद के चादर और चार दीवारी का तकद्दुस भी पामाल करते हैं, क्योंकि इनके यहाँ ये सब चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। ये एक और खबर हमारे पास आ गई है, आज की ताजा खबर है। आज सुबह पाकिस्तानी फोर्सेस के हाथों 3 भाइयों समेत 8 अफराद को जबरी लापता किया गया है। जिला केज के इलाके दश्त थे और 3 भाई और समेत 8 लोगों को, और इनकी शिनाख्त हुई है साबिर वल्द मियाँ, शाकिर वल्द मियाँ, अब्दुल्ला वल्द मियाँ, ये तो हो गए 3 भाई। फिर है दाद रहमान वल्द वाहिद बख्श, हसन वल्द रजा मोहम्मद, सराज वल्द अली बख्श, बेबगर वल्द बशीर और वसीम वल्द इमाम बख्श, ये इनकी हुई है। और इन अफराद को पीरानी, बस्त और मकसर के इलाकों में छापों के दौरान लिया गया हिरासत में और नामालूम मकाम पर इनको भेज दिया गया। मैं ये भी चाहूंगा कि आप लोग जो हमें देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को ज्वाइन करके इसके पेड मेंबर बने और इसको शेयर करें और साथ साथ कमेंट में लिखें पॉजिटिव लाइफ, ताकि हमारा वो बंद ना हो। क्योंकि ये भी करते हैं ना, शिकायतें करते हैं कि जी ये ब्रॉड पे ऐसे हो रहा है तो वैसे हो रहा है, तो इसलिए ये है। एनीवे जी, तो ये जबरी लापता रोज हो रहे हैं, इसका मतलब है ये ढीठ है, ये डॉक्टर मारंग बलोच की कोई बात मानने के लिए, सुनने के लिए तैयार नहीं है। इनको कोई शर्म नहीं है कि भाई पूरा बलूचिस्तान जो है, अब कल का उन्होंने ऐलान किया, पूरे बलूचिस्तान में कल संडे को जो है हर जगह पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे होंगे। लेकिन इनके कान पर जो है वो जूं तक नहीं रेंग रही पाकिस्तानी रियासत के कान पर। नहीं डॉक्टर साहब देखें, अगर तो वाकई इफ एनीबॉडी इज सीरियस, तो मैं ये बात कई दफा कर चुका हूँ, कई फोरम के ऊपर कर चुका हूँ कि तमाम मजलूम कौमों को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा होना होगा, चाहे वो सिंधी कौम परस्त लीडर हो, पश्तून कौम परस्त लीडर हो या बलोच कौम परस्त लीडर हो। इन तमाम कौमों को इंक्लूडिंग गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीरियों को, इन सबको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा होना पड़ेगा। उसके अंदर एमक्यूएम को भी अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। ये जो महाजिर कम्युनिटी है हमारी, दे हैव टू पुट
देयर एफर्ट्स इनटू इट आल्सो। जब तक ये तमाम यकजा होकर एक साथ मैदान अमल में उतर के आज़ादी की तहरीक नहीं चलाएंगे, आज़ादी नहीं मिल सकती। हाँ, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज भी आ जाते हैं ना। महाजर का मसला जो है वो सिंध में उसको तकसीम किया जाता है कि महाजर उर्दू स्पीकिंग, सिंधी स्पीकिंग में। हम जो है हमें तकसीम किया जाता है इस बात पे कि जी ये पाकिस्तान के साथ इलाक वाले लोग हैं, ये इंडिया के साथ इलाक वाले लोग हैं, ये आजादी पसंद लोग हैं। मतलब है तकसीम किया हुआ है ना नैरेटिव्स में। वो नैरेटिव को कैसे एक जगह पे लेके आया जाए, सबसे बड़ा मसला तो ये है। बलूचिस्तान में तो वो नैरेटिव मारंग बलोच ले आई, पूरी कौम को उसने इकट्ठा कर लिया देखिए, एक कराची मुद्दे के के अंदर ऊपर। ये नैरेटिव लाते हुए हमें इस वक्त आफाक अहमद साहब नजर आ रहे हैं। जी, आफाक अहमद साहब इस नैरेटिव के ऊपर काम करते हुए हमें इस वक्त नजर आ रहे हैं कि वो महाजरों को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अच्छा। नतीजे में कल कराची में 144 नाफिज कर दी गई और उनकी जो रैली थी उसको, उनका जो मार्च था उसको रोकने के लिए 144 नाफिज की गई कराची के अंदर। अच्छा, जरा इस पे रुकते हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट आप बात की है। कई इम्पोर्टेंट बातें आपने आज नई बातें की हैं जो मुस्तकबिल में हमारे बयानिए का लाजमी हिस्सा बनेंगी, जिसमें पंजाब ऑक्युपाइड सिंध और पंजाब ऑक्युपाइड बलूचिस्तान जैसी आपकी बात है। फिर और बातें भी आपने की हैं कि भुट्टो का पाकिस्तान है। ये बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग स्टेटमेंट्स हैं जिनको इस्तेमाल किया जाएगा मुस्तकबिल में, आई एम श्योर अबाउट दैट। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये समझाएं आफाक अहमद साहब का, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता ये कौन है, ये कैसे इनका क्या इख्तिलाफ है अल्ताफ हुसैन साहब से, और कैसे ये उनसे मुख्तलिफ है अपनी पॉलिटिक्स में। इसके ऊपर थोड़ा सा दर्शकों को मैं चाहूंगा, हमारे बलोच साथी बहुत यहाँ पे जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा एनलाइटन करें प्लीज। देखिए डॉक्टर साहब, जिस हद तक एमक्यूएम को मैंने रिसर्च किया, जिस हद तक एमक्यूएम के पुराने लोगों से मेरी गुफ्तगू हुई है, उसके अंदर ये चीज बड़ी खुल के सामने आती है कि 1984 में जब एमक्यूएम बन रही थी, अल्ताफ हुसैन साहब पाकिस्तान के अंदर नहीं थे। इसकी जो पहली मीटिंग होती है जिसकी सदारत करते हैं अजीम अहमद तारिक साहब, बहुत पुराना नाम। उस इजलास के अंदर जो लियाकताबाद, जिसे लालू खेत भी कहा जाता है, वो जब ये इजलास होता है तो वहाँ अल्ताफ हुसैन साहब नहीं थे। अल्ताफ हुसैन साहब उस वक्त शिकागो में टैक्सी चला रहे थे और ये बानी एपीएमएसओ हैं जिनकी बात हो रही है। क्योंकि मैं इनके उस दौर को भी जानता हूँ, उस दौर में जब ये कराची यूनिवर्सिटी के अंदर थे तो उस वक्त कराची यूनिवर्सिटी के अंदर जब एपीएमएसओ की उन्होंने बुनियाद डाली तो ये अकेले हुआ करते थे। होंडा 50 जिसके ऊपर ये होते थे वो भी इनकी अपनी नहीं थी, वो भी किसी और की थी। और वो होंडा 50 के सामने जो डब्बा होता है उसके अंदर उन्होंने रंग का डब्बा रखा होता था और खुद अपनी चॉकिंग खुद कर रहे होते। तो बहुत सारी चीजों से मैं वाकिफ हूँ। उस दौर में जब जमीयत और दूसरी स्टूडेंट तंजीमें अल्ताफ हुसैन साहब के पीछे भागा करती थी तो इनको बचाने वाले जो हैं वो दो ही स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने इनको बचाया है। एक एलएसओ थी, लिबरल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरी जो थी उस दौर में सिद्धियों की जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, जीएसएन की, उनके पास इन्हें पनाह मिला करती थी। तो सिंधियों को तो बड़ा एहसान है अल्ताफ हुसैन साहब के ऊपर, और मुझे नहीं पता कि अल्ताफ हुसैन साहब जो हैं वो ये सारे एहसानात भूल कैसे गए। बहरहाल ये पाकिस्तान वापस आते हैं या बुलाए जाते हैं या लाए जाते हैं, जो भी इसका किस्सा है, इसके ऊपर डिफरेंट व्यूज हैं लोगों के। और उसके बाद हमने ये नोट किया कि ये जो एमक्यूएम जो शुरू हुई थी ये महाजरों को पाकिस्तान से आज़ादी दिलवाने के लिए इसका ये वजूद में आती है। मगर फिर हमें एक एक करके टॉप टीयर की लीडरशिप 92 तक सारी की सारी 93 तक टोटली गायब हो जाती है। वो तमाम लोग जो उस वक्त पहली मीटिंग जिसकी सदारत अजीम अहमद तारिक साहब ने की थी उस इजलास की, उसमें मौजूद थे, वो सारे के सारे 1993 तक इस जहाने फानी से कूच कर चुके थे।
अच्छा, ये वो वक्त है 92 जिस वक्त अल्ताफ हुसैन साहब पाकिस्तान से जा चुके हैं, ये लंदन कूच कर चुके हैं और कराची में ऑपरेशन चल रहा है। मुहाजिर नौजवान के साथ वही सलूक किया जा रहा है जो आज बलोच के साथ किया जा रहा है। जिसने जीन्स पहनी हुई है वो टेररिस्ट है। ये माइंड सेट था डॉक्टर साहब कि इसने जीन्स पहनी हुई है वो बहुत बड़ा टेररिस्ट होगा। फौज कपड़े देख के उठाया करती थी लोगों को। सही बात है। अजीम अहमद तारिक साहब और डॉक्टर आफाक अहमद की ये गुफ्तगू होती है जो अखबारों के अंदर छपी हुई है। हम सरफे नजर कर जाते हैं बहुत सारी चीजों से, क्योंकि एज अ सियासी कारकुन एक बायस होता है आपका, और एज अ सहाफी पाकिस्तान के अंदर तो ये ट्रेंड हमने देखा है कि हर सहाफी का एक बायस है और वो इन चीजों को इग्नोर करते हैं। सियासी कारकुन भी करते हैं और बायस सहाफी भी इन चीजों को बिल्कुल टोटली इग्नोर कर जाते हैं। आफाक अहमद साहब का बयान और रिकॉर्ड मौजूद है। वो ये कहते हैं कि मेरी बात हुई और मैं उनकी सिक्योरिटी के लिए, मुझे ये पता था कि उनकी जान को खतरात लाक हैं, तो इसलिए उनकी जिंदगी को खतरात लाक थे। मैं उनकी सिक्योरिटी के लिए इंतजाम कर रहा था। अजीम अहमद तारिक की सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं वो। और इस बीच में खबर आती है कि उन्हें कत्ल कर दिया गया। अब आफाक अहमद साहब का ये भी दावा है कि अजीम अहमद तारिक साहब जो है वो MQM हकीकी जो आफाक अहमद साहब की पार्टी है उसे ज्वाइन करने जा रहे थे। जब अल्ताफ हुसैन ने रियासत के साथ डील कर ली, देखिए अल्ताफ हुसैन ने रियासत के साथ को पहली दफा डील नहीं की थी। अल्ताफ हुसैन ने 1988 में रियासत के साथ डील की, 1990 में रियासत के साथ डील की। हर हुकूमत का हिस्सा MQM को बनाया अल्ताफ हुसैन साहब ने, जबकि जनरल मुशर्रफ के दौर तक अल्ताफ हुसैन साहब डीले करते रहे। जनरल मुशर्रफ से भी अल्ताफ हुसैन ने डील की थी। 12 मई का वाकया अगर किसी को याद हो बिल्कुल तो याद है। अल्ताफ, हाँ, उसके बावजूद अगर कोई ये समझे कि अल्ताफ हुसैन ने कभी डील नहीं की तो वो अकल का अंधा है मेरी नजर में। तो डॉक्टर साहब, अल्ताफ हुसैन साहब ने हमेशा रियासत के साथ डील की और वो जो महाजिरों की आजादी का जो कॉज था उसके ऊपर डील की। और वो बार बार इसी चीज के ऊपर लेके आते रहे कि नहीं, पाकिस्तान की हुदूद में रहते हुए आइन और कानून के तहत हम महाजिरों को हुकूक दिलवाएंगे। ये एग्जैक्टली वही पैटर्न है जो सरदार अख्तर मेंगल का आज आपको नजर आ रहा है। और ये एक जमाने से आपको नजर आ रहा है कि वो हर हुकूमत का हिस्सा बन जाते हैं, हमेशा रियासत से डील कर लेते हैं और फिर उसके बाद वो आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए हुकूक की बात करते हैं, जो कि वो आज कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं जो बात कर रहा हूं सरदार अख्तर मेंगल के बारे में, वो अपने इस पाकिस्तान के जिन सिनेरियो को मैंने अपनी आंखों से देखा या पढ़ा या रिसर्च किया, उसके बेस पे कह रहा हूं। अब अल्ताफ हुसैन साहब तो निकल गए 1992 में और रियासत को खुली छूट दे के चले गए कि मारो मारो महाजिरों को, और मैं सिर्फ लंदन से बैठ के उनकी मर्सियां पढ़ूंगा। और एग्जैक्टली उन्होंने वही किया, एग्जैक्टली वही किया। डॉक्टर साहब, आप कहते हैं ना मैं इंकिशाफात करता हूं। मैं अब आपको एक ब्रेकिंग न्यूज और दे दूं। डॉक्टर इमरान फारूक का कत्ल याद है आपको? जी जी बहुत। अच्छा, एक साहब बैठे हुए हैं इस वक्त, करता धरता बन के बैठे हुए हैं MQM के लंदन के अंदर। आपकी उनसे मुलाकातें भी होती होंगी। उनसे कभी पूछिएगा कि आपके कितने रिश्तेदार वाटर बोर्ड में जॉब कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं। बहुत बड़ी पोस्ट के ऊपर बैठे हुए हैं जो अल्ताफ हुसैन साहब के बिल्कुल नीचे, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। नाम नहीं लूंगा, समझने वाले समझ जाएंगे। उनसे पूछ लीजिएगा कि आपके कितने रिश्तेदार वाटर बोर्ड में जॉब करते हैं और कब से कर रहे हैं। वो दो लड़के जो लंदन तक आए थे अल्ताफ हुसैन, ये डॉक्टर इमरान फारूक का कत्ल करने के लिए, और डॉक्टर इमरान फारूक का कत्ल करके गए, वो वाटर बोर्ड के नंबरों के ऊपर कॉलें करके लोगों से बात करते थे। सिर्फ एक वाहिद शख्सियत बची थी जो इस पाकिस्तान से बाहर निकल गई, वो डॉक्टर इमरान फारूक की थी। अल्ताफ हुसैन ने उसको भी मरवा दिया। और ये वाकया होने से चंद दिन पहले डॉक्टर इमरान फारूक के ऑफिस के अंदर तोड़फोड़ की गई और उन्हें गंदी गालियां दी गई। ये करवाने वाले लोग कौन थे?
ये वही थे ना जो अल्ताफ हुसैन के गिर्द दायरा बना के बैठे हुए थे, यही थे ना डॉक्टर इमरान फारूक के ऑफिस के अंदर तोड़ फोड़ करने वाले, उन्हें गालियां निकालने वाले। तो सर ये होता है रियासत का एजेंट जो कि अल्ताफ हुसैन है, ये इसका किरदार है। इसने हमेशा डील की। लोग कहते हैं अल्ताफ हुसैन ने कभी ब्रीफकेस नहीं लिया। मैं ऐनी शाहिद गवाऊं, अल्ताफ हुसैन ने सूटकेस लिया है। ब्रीफकेस तो शाही कोई नहीं, ये तो सूटकेस लेता रहा है। और ये डील के सूटकेस तहत में क्या होता सर? पैसे होते थे सर, जी, पैसे होते थे। कौन देता था सूटकेस? ISI। ISI। अल्ताफ हुसैन साहब जिस वक्त पाकिस्तान से निकले हैं, एक यूनिफॉर्म के अंदर एक कर्नल साहब इन्हें जहाज के दरवाजे तक छोड़ गए हैं। अल्ताफ हुसैन साहब ये हकीकतें क्यों नहीं बयान करते अपनी आवाम को? वो तो जाम सादिक ने दिया होगा, कर्नल को कहा होगा यार इनको जरा हिफाजत से चढ़ा दो। तो सर ये अपनी कौम को मरवाते रहे। और कराची के अंदर से एक जमाने में एक वीडियो निकली थी, जिस जमाने में VHS टेप चला करती थी, उस दौर की मैं बात कर रहा हूँ। कराची अंडर सीज, वो जिन लोगों की नजरों से गुजरी है ना, वो VHS टेप जिन्होंने देखी है, मैंने देखी है, मैं आज भी उसका नाम लेता हूँ, मेरी रूह कांप जाती है जो कुछ मैंने उस वीडियो टेप के ऊपर देखा है। सर हम तो सिर्फ सुनते हैं ना, सरमुरीदा लाशें, हम सिर्फ सुनते हैं, मैंने देखी हैं। सरमुरीदा लाशें कुछ नहीं होती। वो लाशें जिनके सर काट दिए जाते हैं उन्हें सरमुरीदा लाशें कहते हैं। उन लाशों को आप क्या कहेंगे जिनके जिस्म के अज़ा को एक एक करके काटा गया हो। मतलब पहले उंगलियां काटी गई हो, फिर हाथ काटे गए हो कलाई से, उसके बाद पूरे पूरे बाजू काटे गए हो। और यही हाल उनकी टांगों के साथ किया गया हो, तो सिर्फ उनका धड़ बाकी हो सर कटने के बाद। ये है रियासत पाकिस्तान का जुल्म, जिसे अभी लोगों ने देखा नहीं है। सिर्फ लोग यहाँ बैठ के सोशल मीडिया के ऊपर, स्पेशली हमारी जो पाकिस्तानी कौम है, यहाँ बैठ के सिर्फ चस्के लेती है, कुछ नहीं किया इन्होंने इसके अलावा। और जब एक माशरा इतना जहालत ज़दा हो जितना कि पाकिस्तान है, ये जहालत ज़दा माशरा है, इसके अंदर फिर इस किस्म के बिहेवियर्स को ग्लोरीफाई किया जाता है। ये है इस मुल्क की असल बदकिस्मती कि हम इस जुल्म को भी ग्लोरीफाई करते हैं। मेरा अब नहीं बात हुई थी आफाक अहमद साहब की, तो आफाक अहमद साहब के बारे में भी तो ये कहा गया था अल्ताफ हुसैन साहब एक ने वक्त में कि ये फौज के हैं ये। आफाक अहमद साहब ने 1992 में अल्ताफ हुसैन से डिफेक्ट किया, और उसकी वजह ये थी कि अल्ताफ हुसैन साहब ने जब महाजिर कॉज को टोटली बेच दिया और बेच के वो मुल्क से बाहर निकल गए कि मैं वहां से बैठ के कराची को चलाऊंगा, और उन्होंने फैसला कर दिया कि वो इस शहर के भाई बनेंगे। उस वक्त आफाक अहमद ने जब ये देखा कि MQM जो है वो उस महाजिर कॉज से, उस आजादी के कॉज से हट चुकी है जिस कॉज के तहत वो इस पार्टी में शामिल हुए थे, अब वो आजादी उन्हें अल्ताफ हुसैन के रास्ते नहीं मिल सकती और महाजिर कौम का बेड़ा गर्क होने जा रहा है। उस वक्त आफाक अहमद अलहदा हुआ था। और आफाक अहमद अगर स्टेट स्पॉन्सर्ड था, तो स्टेट स्पॉन्सर्ड लोग तो डॉक्टर साहब इस पाकिस्तान के अंदर हमने कहां से कहां जाते देखे। स्टेट स्पॉन्सर्ड नवाज शरीफ था, स्टेट स्पॉन्सर्ड अभी एक साहब जो फिलहाल जेल में बैठे हुए हैं, ये भी स्टेट स्पॉन्सर्ड थे। स्टेट स्पॉन्सर्ड आसिफ जरदारी है जो इस मुल्क का सदर बन गया। स्टेट स्पॉन्सर्ड इमरान खान था जो इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन गया। स्टेट स्पॉन्सर्ड लोग तो बलूचिस्तान के वजीर आला बन जाते हैं, बड़ी माजरत के साथ। स्टेट स्पॉन्सर्ड मरियम नवाज है, स्टेट स्पॉन्सर्ड उस्मान बुजदार था। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड लोग कहां से कहां पहुंच गए और आफाक अहमद कहां है? हुई थी कि एक बयान देने के ऊपर उठा के उसे जेल में डाल दिया जाता है। सिंध गवर्नमेंट उसे तुन के रख देती है। तो डॉक्टर साहब, दिस इज द डिफरेंस
बिटवीन आफाक अहमद, और उस वक्त वो बड़ी सच्ची कोशिश कर रहा है और वो आज भी महाजर कॉज के साथ खड़ा हुआ है। उसके झंडे के ऊपर आज भी महाजर लिखा हुआ है। वो अपने असली मकसद से आज तक नहीं हटा। स्टेट स्पॉन्सर्ड की हम बात करते हैं ना, तो स्टेट स्पॉन्सर्ड वो जो कराची का बेस्ट मेयर हुआ करता था, क्या नाम है उसका, वो कमाल, हाँ जी, मुस्तफा कमाल, इसे कहते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड। देख लीजिए, कभी सेनेटर बन जाते हैं, कभी वजीर बन जाते हैं, कभी एमएनए बन जाते हैं, कभी पाकिस्तान से चले जाते हैं, जब दिल करता है वापस आ जाते हैं। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड। नहीं तो अब आफाक अहमद साहब अभी जेल में हैं या जेल से बाहर हैं? मेरा ख्याल है कि वो दोबारा उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। मैंने न्यूज पढ़ी नहीं है कोई पिछले 24-36 घंटे के अंदर, मगर एक वो रैली वैली निकाल रहे थे, उसके नतीजे में दोबारा वो गिरफ्तार कर लिए गए होंगे दफा 144 तो के इस तहत। वक्त आफाक साहब की जो है एमक्यूएम हकीकी, उसकी क्या स्ट्रेंथ है सिंध में महाजर कम्युनिटी में? नहीं, स्ट्रेंथ तो उन्होंने ठीक ठाक शो कर दी है। अब तो वो शो होनी शुरू हो गई है। वो छोटे छोटे इलाकों से लोग निकल के उसके पीछे आके खड़े हो गए, क्योंकि कराची के लोग मर रहे हैं ना। वो तो सिर्फ ये पीपल्स पार्टी के वजीरों के जो डंपर हैं या पीटीआई स्पॉन्सर्ड जो लोग बैठे हुए कराची के अंदर, ये जो डंपर माफिया है। मजे की बात आप ये देखें कि एक तरफ तो पाकिस्तान की सियासत में हमें नजर आता है ना कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई दो दीवारों के फेंस के इधर उधर खड़े हुए हैं। कराची के अंदर ये जो डंपर माफिया चल रहा है, पीटीआई के लोग जो चला रहे हैं कि ये डंपर माफिया के मालिक हैं, इनको पीपल्स पार्टी चलवा रही है। मिलके खाते हैं ये सर। तो रौला पाई जाओ, थलो विचों विचों खाई जाओ, तो रौला पाई जाओ। वही वाली पॉलिसी चल रही है ना। तो वो तो अब इनके अगेंस्ट खड़ा हुआ है, तो वो अब स्टेट फैसिज्म जो है वो उसको फेस करेगा आफाक अहमद। तो डायस्पोरा में भी आप समझते हैं कि आफाक अहमद साहब की जो हमायत है वो इतनी है कि वो एक मुतबादल यहाँ पे खड़ा कर सकते हैं बाहर मुल्क से बाहर? डायस्पोरा में नहीं है डॉक्टर साहब, क्योंकि डायस्पोरा में मोस्टली अबव 40 लोग हैं जिन्होंने वो अल्ताफ हुसैन के लेट 90s या मिड 90s के दौर को देखा हुआ है। तो वो आज भी उसी शहर में गिरफ्तार हैं। मतलब हमारी कौम का ये भी मसला है ना कि इस खित्ते के अंदर जज्बाती लोग बसते हैं। ये दिमाग से नहीं, लॉजिक से नहीं, जज्बात से फैसला करने वाले लोग हैं, जज्बात पे अमल करते हैं। तो वो जो कुछ जज्बाती तकरीरें अल्ताफ हुसैन ने कहीं वो 90s में की हुई हैं, बस वो आज तक उन्हीं को लेके जो है ना वो आंसू बहा रहे हैं। वो उसी शहर में गिरफ्तार है। हम शख्सियत परस्ती का शिकार हैं। इस मुल्क के इस खित्ते की कौमें जो है ना वो शख्सियत परस्ती का शिकार है। मैंने बहुत कम लोग देखे हैं जो इस शख्सियत परस्ती के शहर से बाहर निकल आए। वो आपके और मेरे एमक्यूएम हकीकी का आज भी एमक्यूएम हकीकी का जो आज है मंजिल है या उनका जो मंशूर है वो क्या है कि आजादी महाजरों के लिए। दरपर्दा यही है, आज भी यही है। तो उसमें कौन से इलाकों को आजाद करके महाजरिस्तान बनेगा? इन सारी मजलूम कौमों को इकट्ठे होके पंजाब के खिलाफ इकट्ठे होके खड़ा होना होगा। और जब तक आप पंजाब को चारों तरफ से नहीं घेरेंगे ना, देखिए आखिर में बनना पंजाब में एक लैंडलॉक कंट्री है, एक लैंडलॉक कंट्री बनेगा। और मैं तो इसलिए आजकल हिमायत करता हूँ पीएनएफ वालों की, जो एक तहरीक चल रही है ना ग्रेटर पंजाब की, और ये चला रहे हैं ये पीएनएफ वाले, पंजाबी नेशनल फ्रंट वाले। मैं तो आजकल इनकी टिका के हिमायत करता हूँ। ये बिल्कुल सही तहरीक चल रही है। पंजाब को अलग मुल्क बनना चाहिए। और तारीख को रिपीट करें आप, जिस तरह से 1971 में एक 7.5 करोड़ की मेजोरिटी 5.5 करोड़ को छोड़ के चली गई थी, उसी तरह से इस वक्त जो है वो अगर पंजाब की जो 61% मेजोरिटी है वो बाकी सूबों को छोड़ के चली जाए तो इट विल बी बेटर। मजलूम कौमों की तो हम सपोर्ट करते रहेंगे, मगर सर अगर जाबर कौम भी ये कहना शुरू कर देना कि हमें आजादी चाहिए, तो फिर उसको सपोर्ट करना बनता है कि जाबिर की भी सपोर्ट की जाए, क्योंकि वो भी आजादी मांग रहा है। और वो आजादी मांग किन से रहा है? अपने जुल्म से या उन मजलूमों से जिनके ऊपर वो जुल्म करता रहा है। तो पंजाब के अंदर सोच का जागना बहुत जरूरी है।
और इस प्रचार का फैलना बहुत जरूरी है कि पंजाब को आजादी चाहिए। जब तक ये नैरेटिव फैलेगा नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इन मजलूम कौमों के मसाइल इकट्ठे हो सकते हैं, मतलब इस मजलूम कौमों के मसाइल हल हो सकते हैं। और जब तक ये मजलूम कौमें एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठी नहीं होंगी, इनके मसाइल हल होते मुझे नजर नहीं आ रहा डॉक्टर साहब। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अहम नुक्ता है और इसी और नुक्ते इसके पे ऊपर मेरा ख्याल कुछ अरसे पहले आपने भी बात की थी कि इन मजलूम कौमों को इकट्ठा होना चाहिए, जो बिल्कुल, कि हमने वो तो हमेशा बात की है। हम तो रोज़े अव्वल से कह रहे हैं कि भाई तहरीक इत्तेफाक राय जो मेरी पार्टी है उसका मौक़िफ़ ही ये है कि तमाम मज़लूम कौमियतें एक नुक्ते पर इत्तेफाक राय करें, पाकिस्तान से आज़ादी। पाकिस्तान बाकी से आज़ादी आजादी। के बाद क्या आपने निज़ाम अपने इलाकों में लेके आना है, उससे हमारा कोई लेना-देना नहीं। सिर्फ़ ये कि पहले इस चुंगल से तो निजात मिले, इससे तो आज़ादी मिले, उसके लिए तहरीक इत्तेफाक राय का प्लेटफ़ॉर्म बनाया है। लेकिन ये है कि ज़ाहिर है पाकिस्तानी रियासत का जबर इतना है कि लोग ओपनली नहीं नहीं सर, नहीं सामने आते। पाकिस्तानी रियासत नहीं, पाकिस्तानी रियासत एग्जिस्ट नहीं पंजाबी करती, पंजाबी पंजाबी रियासत। पंजाबी बिल्कुल ठीक वी बात। हैव टू से इट लाउड, लाउड इनफ सो एवरीबॉडी कैन हियर इट। पंजाब पंजाबी इस्तेहसाल कर बिल्कुल रहा जी, है। पंजाबी ये चल गया है जी आज से, हम पंजाबी पंजाबी रियासत का इस्तेहसाल का जुल्म शिकार हैं। है जी। हम पंजाबी इस्तेहसाल का शिकार हैं। बिल्कुल पंजाबी इस्तेसाल का शिकार है, इसमें कोई शक और नहीं ये है। जो पंजाबी इस्तेहसाली कुव्वतें हैं, इसके खिलाफ तमाम मजलूम कौमियतों को इकट्ठा होना पड़ेगा, वरना आजादी हासिल करना ना बहुत मुश्किल है। अच्छा, मैं चाहूंगा कि आप 3-4 मिनट मैक्सिमम 5 मिनट जो है इस लाइव को जरा चलाएं, गुफ्तगू अपनी जारी रखें, ठीक है? तो मुझे सिर्फ 3-4 मिनट की ब्रेक चाहिए। आप अपना जो करते रहें बातचीत ताकि लोग सुनते रहें आपकी बात। डॉक्टर साहब, तारीखी तौर पे भी हमने ये देखा कि हमें यहाँ सुनाया तो बड़ा कुछ जाता है, झूठ तो हमसे जी, बहुत सारे बोले जाते हैं। बात जारी रखें आप। मुगालता है पाकिस्तान के अंदर अलावा झूठ के और कुछ नहीं है, मगर जुल्फकार अली भुट्टो को हुकूमत में लाने वाला पंजाब था। ये रियलिटी है डॉक्टर साहब कि सबसे ज्यादा सीटें पीपल्स पार्टी ने पंजाब से ली थी। बेनजीर भुट्टो जब 2 दफा हुकूमत में आई, सबसे ज्यादा सीटें उन्होंने पंजाब से ली। सिंध की तो इतनी सीटें नहीं है जिसके ऊपर वो हुकूमत बना सकें। और आज भी पंजाब भुट्टो खानदान को फैसिलिटेट करता है बिलावल जरदारी को वहां से सीट दिलवा के। हम जिस मर्जी सिनेरियो को उठा के देख लें, हमें हमेशा यही नजर आया कि बुराई की जड़ जो है वो पंजाब है, जहां से ये शुरू हो रही है।
डॉक्टर साहब वापस आते हैं तो गुफ्तगू को वहीं से सिलसिला जोड़ते हैं जहां हम रुके थे। आप लोगों के कमेंट्स किस तरह से देखे जाते हैं, मुझे नोटिफिकेशन आ रहे हैं। नहीं, डॉक्टर अफजल अयूब साहब का जो रास्ता है, नासिर कुरैशी साहब, ये बिल्कुल सही रास्ता है, ये गलत रास्ता नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो बदकिस्मती रही है वो ये रही है कि हम अब तक पंजाबी इस्तेमाल जो है वो उसे पहचानने में नाकाम रहे, और इसे अगर सही पहचाना है तो इस वक्त जो बलोच शर्मचार हैं उन्होंने इसको पहचाना और उन्होंने इसके खिलाफ जद्दोजहद शुरू की। ये जद्दोजहद जब तक यकजा करके नहीं की जाएगी, तमाम मजलूम कौमें इकट्ठी होकर ये जद्दोजहद नहीं करेगी, जब तक ये कहीं नहीं पहुंचेगी। और ये तमाम मजलूम कौमें जो हैं ये इस पंजाबी इस्तेमार को पहचानने में नाकाम रही हैं। तो अब इस बात को खुल खुला के करना बहुत जरूरी था कि इसके ऊपर बात की जाए, इस पैगाम को फैलाया जाए, लोगों को बताया जाए कि असल इस्तेमार जो है वो पंजाब है, जो इस्तेमारी कुव्वत है वो पंजाब है। और जब तक आप आज भी देख लीजिए ना, आप आज भी देख लीजिए, बलूचों के खिलाफ अगर गद्दारी का फतवा आता है तो वो पंजाब से आता है, सिंधियों के खिलाफ जो गद्दारी का फतवा आया वो पंजाब से आया। अच्छा, पंजाब के माइंडसेट को मोल्ड किया गया अल्ताफ हुसैन को और एमक्यूएम को और महाजरों को गद्दार डिक्लेयर करने के लिए। आज पश्तूनों के खिलाफ जो कुछ पंजाब में हो रहा है ये उसी माइंडसेट का शाखसाना है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मैं बात कर रहा था तारीखी तौर पे अगर हम देखें तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने जब पीपल्स पार्टी बनाई, सर शाहनवाज भुट्टो के बेटे ने, सर शाहनवाज, जी सर जी का खिताब किसने दिया था, क्या करते थे उनके लिए जिस सर का खिताब मिला था? जुल्फिकार अली भुट्टो ने जब पीपल्स पार्टी बनाई और इलेक्शन लड़ा तो सबसे ज्यादा सीटें कहां से ली? इलेक्शन 70 और इलेक्शन 77 के अंदर सबसे ज्यादा सीटें कहां से ली? पंजाब से। सबसे ज्यादा सीटें पंजाब से। अच्छा, बेनजीर भुट्टो ने 2 दफा हुकूमत बनाई, सबसे ज्यादा सीटें पंजाब से। और आज भी पंजाब फैसिलिटेट कर रहा है बिलावल जरदारी को लाहौर से एक सीट दे के, उन्हें फैसिलिटेट किया गया। तो जो हमारे सियासतदान हैं ये हमेशा पंजाबी इस्तेमारी कुव्वतों के साथ खड़े होते आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि ये पंजाबी इस्तेमार के एजेंट हैं। और अब तक, आज तक, अलावा बलोचों के बाकी सारी कौमें, बाकी सारी मजलूम कौमें इसे पहचानने में नाकाम रही हैं, इसे पॉइंट आउट करने में नाकाम रही हैं। अपनी नाकामियों को या अपनी गलतियों को कबूल लेना तो बहुत कोई इतना बुरा काम नहीं है, उससे आप छोटे नहीं हो जाते। जब आप अपनी गलतियों को कबूलते हैं, उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर आप उन गलतियों को रिपीट नहीं करते। वो गलती आफाक अहमद साहब रिपीट नहीं करते, वो गलती बलोच शर्मचार रिपीट नहीं कर रहे। ऐसा ही। उसी गलती को आज मजदूर पश्तीन कबूल करने को तैयार, उसने कबूल कर लिया हुआ है, वो आज उसे रिपीट करने को तैयार नहीं है। मगर मौलाना फजल रहमान इस गलती को रिपीट करते हैं, करते रहेंगे। इमरान खान की पार्टी जो है वो इस गलती को बार बार रिपीट करेगी, क्योंकि वो इस गलती को कबूल लेकर तैयार नहीं है। उन्हें पंजाब फैसिलिटेट करता है, उन्हें वहां से सीटें मिलती हैं, तो वो क्यों कर इसके खिलाफ बोलेंगे? बिल्कुल सही बात है ये, इसमें तो कोई शक नहीं है। और मगर डॉक्टर साहब, जो जुल्म हो रहा है ना इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर, जो जुल्म हो रहा है, जो जुल्म कराची के अंदर हुआ, जो जुल्म केपी के अंदर हुआ, और दोबारा रिपीट होने जा रहा है, दोबारा रिपीट होने जा रहा है केपी के अंदर। कभी कभी
जहन में एक सवाल उठता है कि जब लोग ये कहते हैं खुदा देख रहा है, मैं सोच में पड़ जाता हूं क्या देख रहा है। हाँ, इस पाकिस्तान के अंदर 15-15, 16-16 साल की बच्चियां सरे बाजार बिक जाती हैं, उनकी इज्जतें नीलाम हो जाती हैं। सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात। बहरहाल इसी पे आज का हम ये लाइव शो खत्म करते हैं। कल आपके खिदमत में फिर हाजिर होंगे। कल बहुत बड़े मुजाहरे हो रहे हैं पूरे बलूचिस्तान में। बलूच यकजहती कमेटी ने कॉल दी है कि हर शहर में बड़े बड़े जो है वो मुजाहरे किए जाएं और उन मुजाहरों को जो है वो पूरे बलूचिस्तान में उन्होंने फैलाना है। कल पुरअमन मुजाहरे हैं, जो गिरफ्तारियां हैं उनके उनके लिए। एंडी खान साहब का बहुत शुक्रिया, आप सबका आज हमारे साथ जुड़ने का बहुत शुक्रिया। प्लीज चैनल को अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू टुमारो। थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर इनवाइटिंग मी।